द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दिस फंक्शन हैज 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। ओके, कुछ ज्यादा ही मस्त सा सवाल दे दिया है। ठीक है, तो इसको ना ग्राफ से करते हैं। देखो ग्राफ से समझाता हूँ, मस्त एकदम मजा आएगा देखना। पहले मुझे e की पावर x का ग्राफ बताओ। e की पावर x का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार का बनेगा ना, सही है। अच्छा, और अगर मैं इसके अंदर e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना चाहूं, ठीक है, e की पावर मॉड x का ग्राफ बनाना चाहूं, तो वो कैसा बनेगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रखा होगा भाई, तो वो ऐसा बनेगा कुछ इस प्रकार का, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा नुकीलापन आएगा भाई, शार्पनेस आएगी इस पॉइंट पे। अच्छा, और यहीं पे अगर मैं e की पावर मॉड ऑफ x माइनस समथिंग यहाँ पे b भर दूं, कोई भी नंबर भर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तब हमारा सरक जाएगा भाई पूरा का पूरा ग्राफ। मान लो पॉइंट b है, तो यहाँ पे आ जाएगी वो शार्पनेस अब आपकी, ऐसे, है ना। अब कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस बी के अंदर माइनस ए कर दूं, ठीक है, माइनस ए कर दूं, तब क्या होगा? तब ये होगा, ये पॉइंट जो बी है आपका, ये ऐसे सरक के नीचे चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट बी पे वैल्यू। और बी डालने से, इसमें बी डाल के देखो 1 माइनस ए आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? बी कॉमा 1 माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फाइनल बस थोड़ा सा और बचता है। देखो मॉड ऑफ ई की पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए, ये अगर मैं देखूं, इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई? इसको बनाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट अपना बी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एज इट इज बनेगा, एक लाइन यहाँ से आएगी, एक लाइन यहाँ से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नेगेटिव वाला आउटपुट आ रहा है ना, ये नहीं आएगा अब, ये ऊपर बन जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके पॉजिटिव आउटपुट बन जाएगा। और ये जो पॉइंट बन रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? बी कॉमा ए माइनस 1, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, सही है क्या? अच्छा, अब सोचने वाली बात ये है भाई मेरे, कि 2 y इक्वल टू 2 दिया है भाई, और बोले 4 सॉल्यूशन मिलेंगे, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो मतलब अगर मेरे को y इक्वल टू 2 की जो लाइन रहेगी ऐसे बनेगी ना, y इक्वल टू 2 की लाइन, और मैं चाहता हूं कि वो दो क्या 4 बार काटे, मेरे कर्व को कितनी बार काटे? 4 बार कट करनी चाहिए अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना। और 4 बार कट कब करेगी? कि भाई y इक्वल टू 2 की जो लाइन है ना, ये यहां बने जहां एक्चुअली में अभी बनी हुई है। अगर ऐसा कुछ बन गया ना, तो उस केस में नहीं बनने की आपकी, नहीं मिलेंगे आपको 4 रूट्स, है ना। तो इसका मतलब जो a माइनस 1 है, जो ये जो पीक अटेन हुआ है यहाँ पे, ये है जो आपका, ये 2 से बड़ा होना चाहिए, तभी जो y इक्वल की 2 की लाइन है ये 4 बार काट पाएगी। क्योंकि अगर ये 2 से छोटा हो गया, मान ले 1 हो गया, a माइनस 1 सपोज 1 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, है ना। या फिर a की वैल्यू माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई सपोज, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मान लो 1 हो गई, तो ये जो y इक्वल टू 2 की लाइन है, आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा फिर? आपका ग्राफ कुछ ऐसे बन के ऐसे निकल के चला जाएगा, और y इक्वल टू 2 की लाइन ऊपर से निकल जाएगी, उसके 4 बार टच ही नहीं कर पाएगी, कट ही नहीं करेगी। तो a माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा? 2 से बड़ा होना पड़ेगा, तभी आपका जो है y इक्वल टू 2 की जो लाइन है आपके कर्व को 2 बार काट पाएगी। यानी कि a की वैल्यू किससे बड़ी होगी भाई? 3 से बड़ी हो जाएगी। और b जो है, b तो ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट रहेगा, चाहे इधर हो b का पॉइंट या इधर हो, या b का पॉइंट इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो b आपका r रहेगा, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ऑप्शन भाई कौन सा सही बैठ रहा है? ऑप्शन सी सही बैठेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे, द रेंज ऑफ द फंक्शन। अच्छा भाई, रेंज निकालने से पहले तुम्हें याद होगा कभी कभार अपन क्या करते हैं, डोमेन के बारे में भी पहले बात कर लेते हैं। तो टेन डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बता दो यार मुझे फटाफट। डोमेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितनी होती है? आर, सही है। और डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितनी होती है? वो होती है -1 से 1। और ये दोनों के बीच में क्या रिश्ता है भाई? एडिशन का रिश्ता है। और जब दो फंक्शन ऐड कर रखे होते हैं, तो उनके बीच में अपन क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। तो एफ एक्स का डोमेन कितना आ जाएगा? तो डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि -1 से 1, ठीक है। तो डोमेन पता चल गया। अच्छा, जो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ याद है क्या आपको?
कैसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का बनता है ना। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार का बनता है। तो आपको मैं दिखाना ये चाहता हूं कि दोनों के दोनों ग्राफ जो है ना वो क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। और इंक्रीजिंग ग्राफ है तो उनका सम भी इंक्रीजिंग रहेगा, है ना। तो ओवरऑल मैं यहां से कंक्लूड क्या कर सकता हूं कि भाई एफ एक्स जो है वो मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है भाई। इंक्रीजिंग ग्राफ है मतलब मिनिमम कहां अटेन करेगा, डोमेन के मिनिमम पॉइंट पे, और मैक्सिमम कहां अटेन करेगा, डोमेन के मैक्सिमम पॉइंट पे। तो एफ ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ये टेन इनवर्स -1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1। ठीक है, टेन इनवर्स -1 कितना हो जाएगा, -π/4, और यहां से आ जाएगा माइनस कितना, -π/2। ठीक है क्या भाई, -π/2 मतलब π/4 हो जाएगा, तो ये आ गया -π/2 आपका। ठीक है, और यहीं पे f1 भर दो तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है क्या, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस π/2 इंटू 1/2 यानी कि π/2। तो भाई रेंज कितनी आ गई, रेंज तो रेंज इसकी आ गई आपकी -π/2 से π/2। तो ऑप्शन सी सही हो गया, फिर से ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट दिस इज सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच लेते हैं। तो सबसे पहले देखो ये फंक्शन जो दिया है ए की पावर एक्स टाइप का दिया है, जहां पे ए कहां से कहां है भाई, 0 से 1 के अंदर दिया हुआ है। तो ऐसे केस के अंदर भाई आपको ग्राफ पता है कैसा बनता है, ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का बनता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ए की पावर मॉड एक्स कर दूं तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, वो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, सही है। और ये पीक वैल्यू क्या रहेगी इसकी, ये पीक वैल्यू रहेगी इसकी 0,1। ठीक है, और अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए को देखो, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस ए ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,-ए। ठीक है, और हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाइड हो। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स तो दो ही मिल सकते हैं भाई, और हम चाहते हैं कि दो हमेशा मिले, है ना। हम चाहते हैं कि ये दो हमेशा मिले, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो गया, मान लो जैसे कि ये हो गया और ये आपका 1/2 की पावर मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, और मेरा अगर पैराबोला जो है वो ऐसे बन गया यहां से, ठीक है, यहां से टच करके निकल गया, तो उस केस में हमें मैक्सिमम तो मिल नहीं पाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स कब सेटिस्फाई होगा, जब दो बार कट कर पाएगा, है ना। और इस केस में एक ही बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो मेरा माइनस ए है, जो मेरा माइनस ए है, इस केस में ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा ए है वो -1 से क्या रहे, बड़ा रहे, समझे, -1 से क्या रहे, बड़ा रहे। उसी केस में क्या होगा कि ये हमेशा इस तरह का ग्राफ बन पाएगा नीचे करके। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, ए बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि ऑप्शन डी सही लग रहा है, -1 से इन्फिनिटी, जी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर रियल नंबर x लेट फ्रैक्शनल पार्ट x डिनोट आर ग्रेटर फंक्शन, और f एक R2R फंक्शन डिफाइन हुआ है, और पूछ रहा है 1, 1 और 2 के बारे में जानकारी चाहिए भाई। तो fx इक्वल टू अपन ले लेते हैं 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस sin x cos x। अच्छा, sin x cos x को मैं ऐसा लिख दूं, fx इक्वल टू 2x प्लस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और sin 2x/2 लिख देता हूं, सीधा का सीधा, बात ही खत्म, झंझट ही खत्म। अच्छा, और 1, 1 और 2 जानना है, तो अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा तो 1, 1 हो जाता है, आपको ये बात पता होगी, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये हमेशा क्या रहेगा, एक इंटीजर आउटपुट देगा। अलग अलग इंटीजर होंगे पर हमेशा इंटीजर रहेगा ये, है ना, फिक्स नंबर आएगा ये। तो मतलब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा जब, तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये इंटीजर है क्योंकि इसका तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा पर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, cos 2x। और ये बात आपको पता है कि भाई cos 2x मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 जाएगा और मिनिमम से मिनिमम -1 जाएगा, और 2 इसको हमेशा डोमिनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा स्ट्रिक्टली। तो मेरा fx क्या हो जाएगा, fx इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि भाई एफ एक्स होगा जो मेरा वो 1 1 हो जाएगा? सही है। आ जाओ, अब दिमाग लगाते हैं ऑन टू के ऊपर, ऑन टू का एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं एफ इन्फिनिटी डालता हूं तो मेरा इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वाली भाई, ये वाली जो x है ये इन्फिनिटी लेके जाएगा। ठीक है, एफ एक्स को ये इन्फिनिटी ले जाएगा इन्फिनिटी डालने से। और जब मैं इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी डालता हूं ना, तो वो आपको माइनस इन्फिनिटी पे ले जाएगा। तो भाई लग तो रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा रियल नंबर कवर कर देगा, रेंज इक्वल टू कोडोमेन आएगा तभी तो ऑन टू बनेगा। बट एक बार रुको, पहले ये तो मेक श्योर कर लो कि अपना फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे के पूरे आर टू आर में, तभी तो अपन कहेंगे कि इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक सब कुछ नाप दिया इसने। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ x इक्वल टू एन ले लेता हूं, क्योंकि भाई अपना फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होता है वो n पे गड़बड़ करता है ना, इंटीजर्स पे। तो x इक्वल टू कुछ n मान लेता हूं। तो मैं लिमिट x टेंड्स टू n माइनस निकालता हूं अगर, तो यहां कितना आएगा भाई, एफ एक्स कितना आ जाएगा 2x, और फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या दे देगा n माइनस वन, है ना। और ये कितना आ जाएगा n, और यहां कितना आ जाएगा साइन 2n बाय 2। सही है। तो ये कितना आ गया आपका 3n माइनस वन प्लस साइन 2n बाय 2। करेक्ट है। सिमिलरली एक काम करो, अब लिमिट x टेंस टू n प्लस पे निकाल लो एफ एक्स, तो वो कितना आ जाएगा 2n, और n से जस्ट बड़ा तो वही बॉक्स फंक्शन क्या दे देगा, n ही दे देगा। तो ये आ जाएगा साइन 2n बाय 2। तो ये कितना आ गया 3n प्लस साइन 2n बाय 2। भाई आप खुद ही मुझे देख के बताओ कि क्या ये और ये बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं जी, बराबर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में 1 का जंप है, मतलब जंप टाइप की डिस्कंटिन्यूटी बन रही है। तो डेफिनेटली जो मेरा फंक्शन है जरूर इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी भी जा रहा है, बट इसके अंदर जंप है बीच बीच में। जैसे कि अगर आप फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट फंक्शन लोगे, वो भी तो बढ़ता चला जाता है ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ और माइनस इन्फिनिटी की तरफ। पर क्या आर टू आर सब कुछ लेता है क्या? नहीं। वैसे ही जो ये मेरा फंक्शन होगा ये ऑन टू नहीं बनेगा, ये सब कुछ नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये जंप करेगा, जंप करेगा भाई ये। ठीक है, बीच की कुछ वैल्यूज को स्किप करेगा। ग्रेटेस्ट फंक्शन जैसा ग्राफ बनता है ना, वैसा ही कुछ बनेगा यहाँ पे भी, टूट टूट के। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही बैठ जाएगा इस केस में। ठीक है जी। एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ठीक है, सॉरी ए नहीं, एफ एक फंक्शन डिफाइन हुआ है जहां पे ए जो सेट है ये डोमेन है, इसकी इसकी डोमेन है, और हम चाहते हैं कि भाई ये इनवर्टिबल हो और स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू ऑफ ए बताओ। ठीक है, और बी भी बता दो। ओके, इनवर्टिबल होना मतलब 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई आप इसको 1 1, ठीक है, प्लस ऑन टू बना दो। तो भाई काम करते हैं, वो वाला डोमेन लेंगे जहां पे अपना फंक्शन 1 1 बन जाए। तो एफ डैश एक्स निकालू मैं, 1 1 के लिए मैंने बताया था भाई या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो ये क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x आएगा। ठीक है, और क्योंकि इसका देखो ये वाला कोफिशिएंट 1 है, तो देखो डिक्रीजिंग वाला तो बना नहीं पाएंगे, है ना, समझ रहे हो, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। तो भाई क्या करें यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 6 कॉमन निकालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो कि हो जाएगा आपका कितना, कितना होगा ये, x माइनस वन एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ आएगा। तो एक बार वेबी कर्व मेथड लगाएं यहाँ पे। तो वेबी कर्व मेथड से यहाँ पे माइनस वन और वन रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो भाई डिक्रीजिंग से तो कुछ चाहिए नहीं अपने को, डिक्रीजिंग काम का नहीं है। हम तो चाहते हैं मेरा इंक्रीज करे, है ना, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग तो क्या होगा, बन नहीं पाएगा केस यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीजिंग से तो काम अपना बन नहीं पाएगा, क्योंकि आपका देखो ए से इंफिनिटी चाहिए आपको डोमेन, मतलब इनफाइनाइट को टेंड करवाना है। तो ये वाला हिस्से में तो काम होगा नहीं, और ये वाला भी नहीं ले सकते आप, क्योंकि भाई ये तो माइनस इंफिनिटी की तरफ है, तो प्लस इंफिनिटी की तरफ मुंह खोल के कौन बैठा है, ये वाला हिस्सा। तो भाई मेरे को ए कितना लेना पड़ेगा, ये 1 से इंफिनिटी तक। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक आ गया। अच्छा, और अब ऑन टू की बात हो रही है ना, ऑन टू भी तो बनाना है अपने को, मतलब रेंज निकालनी पड़ेगी इसकी। भाई एफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
जो कि क्या है, इंक्रीजिंग है। हमने इसकी डोमेन ऐसे डिफाइन कर दी है कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो इन्फिनिटी पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आपका fx इन्फिनिटी भाग जाएगा, सही बात है। और क्योंकि घुमावदार नहीं है, इंक्रीज कर रहा है, और लीस्ट वैल्यू कहाँ हिट करेगा, x इक्वल टू 1 पे हिट करेगा लीस्ट वैल्यू, तो f1 इसका कितना आ जाएगा 2 - 3 + 6, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा भाई -1 + 6 यानी कि 5। तो आप इसके डोमेन को डोमेन यानी कि रेंज कितनी आ जाएगी 5, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठेगा, ऑप्शन ए सही बैठेगा वो गुरुजी। चले भाई, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया है, तो एक बार के लिए ऐसे समझते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को एक बार फिर टी मान लेता हूं, जिससे कि थोड़ा मेरा फंक्शन जो भी इक्वेशन दी हुई है वो थोड़ी सुंदर दिखे, अब थोड़ी ठीक लग रही है, ठीक है। और इसको देखते ही मेरे दिमाग में वेवी कर्व की परछाई बनने लगती है, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट्स को फटाफट मार्क करते हैं, -201 और प्लस माइनस प्लस माइनस, सही बात है। और अपने को किससे मतलब है, प्लस वाले से मतलब है, तो ये वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है, और ये वाला हिस्सा लेंगे। तो इसका मतलब यहां से अपने को क्या मिल गया कि भाई जो t है आपका वो -2 से तो बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, और t आपका 1 से बड़ा होगा, सही है। और t एक्चुअली में अपना क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इन्होंने कह दिया कि भाई -2 से 0 में रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 1 से बड़ा रहेगा। अब वो समय आ गया जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाए। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका हमेशा किसमें रहता है भाई, 0 से 1 इसके अंदर रहता है, सही बात है। तो इन्होंने बोला 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं पाएगा, तो मतलब ऐसा कोई भी x नहीं मिलेगा जिससे कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपका 1 से बड़ा हो जाए, सही बात है। अच्छा, दूसरी वाली कंडीशन देखो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो 0 से 1 में है, तो 0 से छोटा तो कभी भी नहीं मिलेगा, हाँ बट इक्वल टू 0 मिल सकता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको इक्वल टू 0 बिल्कुल मिल सकता है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 कब कब बनता है, जब 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 x आपका क्या हो जाए, एक इंटीजर हो जाए, सही बात है। अगर x आपका इंटीजर हो जाएगा तभी तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इस हिसाब से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 12, let f g be two real valued functions such that hx equal to twice of maximum of fx minus gx, 0। तो हमें चेक करना है कि मैक्सिमम किस हिसाब से वर्क कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं। चलो, तो मैं केसेस बनाने वाला हूं। पहला केस मैं ले रहा हूं जहां पे मेरा fx जो है वो gx से बड़ा रहेगा। इसका मतलब fx माइनस gx विल बी ग्रेटर देन 0। तो जब आप hx के अंदर जाएंगे और मैक्सिमम करेंगे तो fx माइनस gx बड़ा रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ fx माइनस gx, सही बात है। अच्छा, ओके। और केस टू बनाए, केस 2 में मैं fx लेस देन इक्वल टू gx ले रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास fx माइनस gx जो है 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब अब 0 बड़ा रहेगा और fx माइनस gx छोटा हो जाएगा, तो ये 0 मिलेगा आपको। अब ऑप्शन वाइज एक एक करके चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए चेक करो सबसे पहले। तो अगर मेरा gx ग्रेटर देन है fx से, ठीक है, अगर gx मेरा ग्रेटर देन है fx से, तो ये कैसे खुलेगा, प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। तो fx माइनस gx, ठीक है, माइनस gx प्लस fx, ठीक है। तो ये गया, नहीं ये नहीं जाएगा। क्या क्या कटेगा अपने पास, कुछ भी नहीं कटेगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कुछ भी नहीं कटेगा, प्लस साइन से खुल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2f माइनस जी, ये तो उल्टा आ गया अपने पास, क्योंकि जब अपन ने g ग्रेटर देन f माना था तो अपने को 0 मिला था, और यहाँ पे तो कुछ और ही आ गया है, सही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं सही हुआ। सिमिलरली ऑप्शन बी भी चेक कर सकते हो। अब मैं ऑप्शन सी चेक कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, वापस से g ग्रेटर देन f मान रहा हूं मैं, तो ये कितना आएगा, f माइनस जी प्लस जी माइनस एफ। तो देखो जी कट गया, एफ कट गया, 0 आ गया, ठीक है। और अगर मैं अब f ग्रेटर देन जी मानूंगा तो f माइनस जी प्लस एफ, ठीक है, ये 2f माइनस 2g आ गया।
क्योंकि यही आया इस केस में, तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, लेट डी, एफ एक फंक्शन डिफाइन किया है डी से आर में। ठीक है, कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन दिया है, और डी आपकी डोमेन है, आर एक सेट ऑफ रियल नंबर है, एफ एक सर्जेक्टिव मैपिंग है, तो कंप्लीट रेंज ऑफ ए, हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो, सर्जेक्टिव हो। तो पहले तो फॉर्म को देखो, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में अपन y इक्वल टू कुछ मान के करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a, ऐसा करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो अब क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और इक्लब कर लेते हैं इनको, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 4 वाई माइनस 2 प्लस 3a वाई माइनस ए इक्वल टू 0। सही है क्या? अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या स्टेप रहता है भाई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है अपने को। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 और 3ay माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिल जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको, ठीक है, वो कितना मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3a प्लस y टाइम्स ऑफ 4a माइनस 4 प्लस 1 माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप चाहते हैं ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, उसके लिए एक कंडीशन तो ये रहेगी कि 4 माइनस 3 है जो आपका, वो 0 से बड़ा हो, यानी कि जो a है आपका वो क्या आना चाहिए, 4/3 से छोटा आना चाहिए। सही है। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, 0 या 0 से छोटा आना चाहिए, यानी कि 4a माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3a इंटू 1 माइनस ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आओ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से 4 कॉमन निकाल के उड़ा दूं पूरा का पूरा, तो ये 4 इंटू ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3a 1 माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अच्छा, तो a माइनस 1 कॉमन निकाल लूं मैं, a माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 4a माइनस 4 प्लस 4 माइनस 3a, ऐसा बचेगा। ठीक है, अच्छा ये 4 गया, अंदर से कितना आएगा, a इंटू ए माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि a की क्या क्या वैल्यू आ रही है भाई, 0 से 1। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया है, अब आप क्या करेंगे, a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 को चेक करेंगे कि भाई अपनी रेंज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हम चाहते हैं रेंज क्या है, आ रहा है, तभी तो सब्जेक्टिव बनेगा। तो a इक्वल टू 0 को चेक करो, a इक्वल टू मैं 0 लूंगा तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4, और इसकी रेंज जो है आपकी वो r नहीं है, इसकी रेंज r नहीं है। सिमिलरली इसको भी चेक करें, a इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 इंटू कितना आएगा ये, x प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और इसकी रेंज भी r नहीं रहेगी, तो इसका मतलब मैं 0 और 1 नहीं लूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, 0 से 1 और 0 1 नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। If greatest integer function 5 sin x plus greatest integer function cos x plus 6 equal to 0, then the range of fx corresponding to the solution set of the given equation। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि भाई पहले काम करो, इस
फंक्शन, इस वाले हिस्से को इक्वेशन को सॉल्व करो और इससे डोमेन निकाल लो, ठीक है, नहीं सॉल्यूशन सेट निकाल लो, सॉल्यूशन सेट निकालो और इसका जो सॉल्यूशन सेट रहेगा उस सॉल्यूशन सेट पे इस वाले की रेंज निकालो। ये हमारी डिमांड है, ठीक है। आओ तो पहले सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। तो 5 sin x, ठीक है, प्लस cos x बराबर -6, ऐसा हो जाएगा। अब हमें ये देखना है -6 कब कब हो पाएगा। अच्छा, आपको पता है कि भाई इसकी टॉप वैल्यू 1 होती है और लीस्ट वैल्यू -1 होती है, और इसकी टॉप वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी लीस्ट वैल्यू -5 हो जाएगी। और सिर्फ एकमात्र पॉसिबिलिटी ये है -6 बनने की कि ये -5 बने और ये आपके पास क्या बने, -1 बने, है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई आपका 5 sin x का GIF क्या बन जाए, -5, है ना। तो इसका मतलब 5 sin x किसके अंदर होना चाहिए, 5 sin x आपका इसके अंदर बिलोंग करे, 5 sin x आपका -4, 5 से -4 के अंदर होना चाहिए, तभी -5 बनेगा। तो इसका मतलब sin x किसमें बिलोंग करे, वो बिलोंग करे -1 से -5/4 तक, सही है। सिमिलरली cos के लिए भी दिमाग लगा लें, तो cos x का GIF -1 आ रहा है, तो cos हम चाहेंगे कि वो किसमें रहे, वो -1 से लेके 0 के बीच में रहे, ठीक है जी। आ जाओ अब बस वैल्यूज पे चेक कर लेते हैं अपन फटाफट। तो fx के लिए चेक करने वाले हैं, fx इक्वल टू √3 cos x प्लस sin x, इसको मैं चेक करने वाला हूं तो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं sin x इक्वल टू -1 पे चेक करता हूं, ठीक है, तो उस केस में cos x क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि sin जब -1 बनेगा तो cos तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब fx आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1, सही है। और जब sin x आपका क्या बने, -4/5 बने, तो cos x कितना हो जाएगा, -3/5, सही है क्या। ट्रायंगल व्रैंगल बना के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे करके फिर आप निकाल सकेंगे आराम से। तो fx कितना आ जाएगा उस केस में, fx आ जाएगा आपका -3√3 प्लस 4/5, सही है। अच्छा, तो ये तो ले लिया अपन ने, और cos x को -1 अलग से लेने की जरूरत है नहीं, है ना, क्योंकि sin x 0 हो जाएगा। क्या आएगा भाई, अगर मैं cos x को अलग से -1 लेके देखूंगा तो sin x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो fx कितना आ जाएगा अपने पास, -√3, ठीक है। अब देख लो भाई, लीस्ट और टॉप वैल्यू देख लो। तो लीस्ट वैल्यू क्या बन रही है, लीस्ट वैल्यू बन रही है ये, ठीक है, और टॉप वैल्यू क्या बन रही है, ये बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी रेंज कितनी आ जाएगी, ऑप्शन डी, -3√3 प्लस 4 से -1, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन, एक बड़ा सारा फंक्शन दिया है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बार बार रिपीटेड दिख रहा है, और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एक प्रॉपर्टी जानता हूं जो कि कहती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n प्लस एक्स, जहां पे n मेरा कोई इंटीजर है तो n बाहर आ जाता है और अंदर सिर्फ x बच जाता है, ऐसा कुछ मैं जानता हूं ऑलरेडी। तो सेम चीज मैं यहाँ पे fx के साथ करना चाहता हूं। तो fx मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, सब में से ऐसे बाहर आ जाएगा नंबर, और एक n आ जाएगा, ठीक है, वहां से प्लस बचेगा कितना अपने पास sin x बचेगा, ठीक है, प्लस sin x/2 बचेगा अपने पास, और ऐसे करके अपने पास sin x/n बचेगा, ओके। और यहाँ पे मेरा जो x है वो किस किस में दिया हुआ है, 0 से पाई में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अगर अगर मेरा sin x अगर मेरा, अच्छा पहले ये बताओ, 0 से पाई के अंदर जब मेरा रहता है x मेरा जब 0 से पाई के अंदर रहता है तब मेरा sin x क्या रहेगा, sin x मेरा 0 से 1 के अंदर रहता है, सही बात है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर जब मेरा sin x 1 हो रहा होगा उसके लिए अलग केस बनाना पड़ेगा, सही बात है। तो इसका मतलब एक केस तो ये बन जाएगा जब मेरे पास sin x
0 से 1 के बीच में रहा होगा, उस केस के अंदर जितने भी बॉक्स हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। मतलब जितने भी साइन x बाय n टाइप के हैं सबके सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, जब साइन x ही 0 से 1 में है तो x बाय n वाले भी सबके सब 0 से 1 के बीच में रहेंगे। ठीक है, और जब मेरा साइन x 1 बना होगा तब साइन बॉक्स ऑफ साइन x तो 1 बन जाएगा, पर साइन बॉक्स ऑफ साइन x बाय n बाकी के सब क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब क्या क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपने पास क्या क्या आएगा। एक तो यहां से आएगा, यहां से क्या मिलेगा अपने को, अच्छा ये वाला पोर्शन बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2। सही है, और यहां से इस केस से कितना आ जाएगा n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, जो कि आपका हो जाता है n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 बाय 2, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस केस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ fx and gx are two function such that fx equal to greater than function x plus greatest than function minus x, ठीक है, और gx equal to फ्रैक्शनल पार्ट x दिया है for all x belongs to R, और एक fx जो hx डिफाइन किया है कॉम्पोजिशन ऑफ fx एंड gx, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इस बात को देखो भाई, जो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है अपने से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी याद है क्या, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट फंक्शन माइनस x, इसकी प्रॉपर्टी होती है कुछ, याद है क्या, क्या बोलती है वो प्रॉपर्टी कि भाई अगर आपका x इंटीजर है तब तो 0 देगा, और x आपका नॉन इंटीजर है तब क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा उस केस में। ठीक है, ओके, और अगर मैं gx की बात करूं, gx क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो वो अगर उसको इंटीजर पे चेक करूंगा तो वो 0 बन जाएगा, और जब x इंटीजर नहीं रहेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाएगा। इस तरीके से मैंने डिफाइन करके लिख लिया इनको। अच्छा, अब hx की बात करें, कॉम्पोजिशन की बात करें, तो hx क्या हो जाएगा, hx हो जाएगा आपका, जब x आपका इंटीजर रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ 0। सही है, और जब x आपका इंटीजर नहीं रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो ये कितना आएगा, जब x आपका इंटीजर होगा तो f0 क्या होगा, 0 ही होगा। सही है, और f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में सोचो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट भरूंगा fx के अंदर अपने, तो क्या आएगा, ऐसा कुछ है ना, क्या कहते हो, ऐसा कुछ आना चाहिए। और ये क्या होगा, 0 जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा, और जब ये इंटीजर नहीं होगा, उस पर बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, ये तो हमेशा 0 से 1 के अंदर अंदर वाली चीज, इसका मतलब बाहर डब्बे के कारण 0 बन जाएगा, और ये वाली चीज भी 0 से 1 के अंदर है, तो माइनस होने के कारण -1 से 0 में हो जाएगा, तो डब्बे के कारण -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -1। तो अब देखो ऑप्शन वाई ऑप्शन चेक करते हैं। fx एंड hx आर आइडेंटिकल फंक्शन, जी बिल्कुल, fx और hx को आप देखो डिट्टो सेम दिखते हैं। ठीक है, सेम डेफिनेशन है पूरी की पूरी, तो ए तो सही हो गया। fx एंड gx हैज नो सॉल्यूशन, fx इक्वल टू gx, क्या ये दोनों फंक्शन किसी भी पॉइंट पे बराबर नहीं हो रहे क्या, ये देखना है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं। x जब इंटीजर होता है तब आपका आउटपुट दोनों ही केस में क्या आता है, सेम आता है, तो ये भी ट्रू है भाई, ए भी, बी भी ट्रू है। ठीक है, सी देखें, fx प्लस hx ग्रेटर देन 0 हैज नो सॉल्यूशन, fx प्लस hx, तो अगर मैं f प्लस h निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0 और -2। ठीक है, अरे सही बात है भाई, ग्रेटर देन 0 तो कभी भी नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे मुझको ये ऑप्शन बी सही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन डी की बात करें, अरे 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 गड़बड़ कर दी अपन ने ऑप्शन बी में, fx इक्वल टू gx हैज नो सॉल्यूशन, तो अपने पास x बिलोंग्स टू इंटीजर पे 0 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन है,
इसका मतलब जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। और डी की बात करें एफ एक्स माइनस एच एक्स, एफ एक्स माइनस एच एक्स कितना आएगा आपके पास, एफ माइनस एच कितना आ जाएगा आपके पास, 0 0 आ जाएगा। लो ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, तो ये तो पीरियोडिक है, तो डी ऑप्शन भी ट्रू हो गया। तो ऑप्शन फॉल्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, बोला सही, अपने लिख ट्रू दिया वहां पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The graph of the function fx is shown below, then the graph of gx, gx का ग्राफ क्या रहेगा, gx क्या है अपना 1 upon f of mod x, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, जिन्होंने ग्राफ दिया है उसके अंदर f of mod x का ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ किसका दिया है इन्होंने, fx का ग्राफ दिया है, सही है। तो मैं फिलहाल के लिए f of mod x का ग्राफ बना के दिखाता हूँ। mod x का जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका फंडा क्या है, फंडा ये है कि लेफ्ट साइड का ग्राफ मिटा दो और राइट साइड का जो ग्राफ है ना उसकी मिरर इमेज बना दो, ठीक है, कुछ ऐसा है ना। तो इसकी ये है, इस साइड मिरर इमेज बन गई ऐसे, ठीक है। ये किसका ग्राफ आ गया, एफ ऑफ मॉड एक्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका रेसिप्रोकल करूंगा मैं, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे इसका अपन। अच्छा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मान लो इस पॉइंट को फिलहाल के लिए मैं ए पकड़ लेता हूं, इस पॉइंट को माइनस ए हो जाएगा ये, है ना। तो ये ए आ गया आपका, ये माइनस ए आ गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऐसे देखो, जब जीरो के करीब जा रहे हो यहाँ पे आप, तो आपका फंक्शन माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है ना। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल होने के बाद जब जीरो को जाओगे तो जीरो की तरफ ही जाना स्टार्ट कर देगा दोनों तरफ से। तो मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, ऐसा, है ना, ठीक है। और जब आप यहाँ पे, मैं लिख के दिखा देता हूँ, जब आपका x जीरो को गया यहाँ पे, तो आपका एफ एक्स कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी को गया। तो इसका मतलब 1 अपॉन एफ एक्स कहाँ जाएगा, जीरो को जाएगा। और जब आपका x यहाँ पे a को जा रहा है तो एफ एक्स आपका जीरो को जा रहा है, तो इसका मतलब 1 अपॉन एफ एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी में जाएगा। तो इसका मतलब यहां से मैं एक ऐसी लाइन खींच सकता हूँ लंबी सी, ऐसा, और यहां से ऐसे चला जाएगा, ये यहां से ऐसे चला जाएगा। क्या कहते हो, सही है, ओके। बचे हुए पार्ट को देखें अब। तो बचे हुए पार्ट में देखो, ये a से इंक्रीज किया, अब आपका अगर एफ एक्स इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल जो होगा वो डिक्रीज करेगा। लो भाई डिक्रीज करवा दो, जो यहां बनाना है वही यहां बनाना है, सेम डिट्टो बनाएंगे दोनों तरफ। और फिर इस पॉइंट के बाद से ये डिक्रीज कर गया, है ना। तो डिक्रीज कर गया तो अपने को ये इंक्रीज करा दो यहाँ से, ये इंक्रीज करा दो यहाँ से। तो कौन सा ग्राफ लग रहा है आपको इसके जैसा मिलता जुलता, ऑप्शन सी के अंदर मिल रहा है भाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई। तो हमें देखना है कि भाई इनमें से किस फंक्शन का पीरियड पाई होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को पकड़ते हैं, और अगर आप देखें तो साइन एक्स जो होता है आपका, पहले मैं इस वाले पोर्शन को देख रहा हूं सिर्फ, तो साइन एक्स जो होता है वो मेरा -1 से 1 रहता है ना। तो साइन एक्स बाई टू किस में हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू आपका हो जाएगा -1/2 से, अच्छा एक सेकेंड, इंक्लूडेड होते हैं भाई अपने, इंक्लूडेड स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, -1/2 से 1/2 रहेगा, ठीक है। और अगर मैं मॉड की बात करूं, मॉड साइन एक्स बाय टू, वो रहेगा आपका 0 से 1/2 के अंदर। क्या कहते हो, सही है, अच्छा। और 0 से 1/2 में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो कैसे करेगा भाई, क्या आंसर दे देगा, 0 दे देगा। तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो तो 0 ही हो गया। तो ऑप्शन ए के अंदर एफ एक्स क्या हो गया आपका, सिर्फ cos x। और cos x का पीरियड तो भाई बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, इसका पीरियड 2π होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका सही नहीं है, क्योंकि हमें वो वाला क्वेश्चन, वो वाला फंक्शन चाहिए जिसका पीरियड क्या हो, पाई हो, ठीक है। आ जाओ आगे चले, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के अंदर भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मुझको साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और मॉड साइन इसका पीरियड तो पाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस साइन बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या आएगा 2 साइन 4x कॉस 3x, और नीचे कॉस वाले में क्या आएगा 2 कॉस 4x कॉस 3x, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ साइन x, ये आ जाएगा। तो कुछ चीजें कट रही हैं, ये क्या आ जाएगा tan पाई x प्लस tan 4x प्लस साइन मॉड x, मॉड साइन x। अच्छा तो देखो अब यहाँ पे इसका पीरियड तो पाई है, ठीक है, और
tan का पीरियड कितना होता है? tan का पीरियड होता है 2 पाई, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड बाय 4 कर दो, इसका मतलब पाई बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे। सही बात है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। भाई tan का पीरियड पाई होता है, 2 पाई नहीं होता। tan का पीरियड अपना होता है पाई, और मल्टीप्लाई कर दिया x के अंदर 4, तो ये 4 से भाग लग जाएगा। और जब इसका पीरियड पाई बाय 4, इसका पाई है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम ऑफ पाई बाय 4 कॉमा पाई, ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ पाई कॉमा पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ 4 कॉमा 1। ठीक है, एलसीएम पाई आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा, तो ये पाई आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है आपका सही हो चुका है। ठीक है, आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी अपन बाकी ऑप्शंस को भी एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। तो एच क्या है आपका? एच के अंदर आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया है, जिसका पीरियड कितना होता है? 1 होता है, और मॉड कॉस एक्स दिया है, जिसका पीरियड कितना होता है? पाई होता है। तो भाई यहाँ पे जो है एलसीएम लोगे आप, और जब आपका ऐसे 1 और पाई आता है ना, तो इनका रेशियो जो होता है इरेशनल बन जाएगा। तो ठीक है, और उस केस में अपन एलसीएम नहीं ले सकते, और इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट पीरियोडिक। नॉट पीरियोडिक, तो इसका पीरियड तो नहीं निकलेगा। ऑप्शन डी पे चलते हैं अपन। अब ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? मॉड cos x प्लस ln sin x। तो भाई मॉड cos x की अगर हम बात करें, मॉड cos x, मॉड cos x, इसका तो पीरियड हो जाएगा पाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर अपने पास दिए ln sin x। अब sin x ln डिफाइन कब होता है? जब sin x क्या रहेगा आपका? 0 से बड़ा रहेगा। उसके अलावा कभी भी 0 डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब आपको आपको कुछ ऐसा बस इतना ही हिस्सा लेना पड़ेगा हर बार। तो इसका मतलब मैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय, सॉरी ये तो मेरे से गलती से cos का ग्राफ बन गया। तो साइन कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है, 0 से पाई, तो मतलब sin x 0 से पाई के अंदर पॉजिटिव रहेगा, है ना? तो इसका मतलब जब मेरा वैल्यूज इससे इसमें रहेगी तो रहेगा, और जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज आएगी ना, उसमें साइनस डिफाइन ही नहीं होगा, वो वैल्यूज लेगा ही नहीं। तो वापस से फिर कब लेगा? 2 पाई से पाई, 3 पाई लेगा, है ना? तो इसका मतलब हर 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम पाई कॉमा 2 पाई लेने से यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पीरियड भी क्या है? पाई नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ गया? बस ऑप्शन बी सही बैठ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इफ एफ एक्स एक मॉड वॉड लगा के दे रखा है, यहाँ पे देखो मॉड होना चाहिए था, ठीक है, टाइपो है ये। देन एफ एक्स इज नेसेसरली नॉन नेगेटिव फॉर व्हाट एक्स। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में भी देखा था। ठीक है, तो फिर से दिखाता हूं मैं आपको। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो क्या गिवन है? एफ एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2, ऐसा कुछ गिवन है। तो तीन फंक्शन, तीन वैल्यूज पे ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लग रही है। और ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब आती है? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब आती है? जब सेम साइन हो। सेम साइन होता है ना, तभी आती है। सेम साइन हो या जीरो हो, है ना, तब आती है इक्वालिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ एक्स जो है आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, और 2 ये तो 0 से बड़ा है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं भाई? एफ एक्स इज नेसेसरली नॉन नेगेटिव फॉर व्हाट एक्स। ये कब होगा? जब ये भी होगा। सही बात है, ये चीज कब ट्रू होगी? जब ये चीज भी ट्रू होगी। तो आ जाओ बस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा अल्टा पल्टी करने से। तो x बिलोंग्स टू -2 से 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। खल्लास खत्म, आगे चलो। द फंक्शन एफ एक्स, ये ऑड है, इवन है, कांस्टेंट है, क्या है, ये पूछ रहा है अपने से। पर उससे पहले सबसे पहले आपकी नजर कहां जानी चाहिए? इसको देखो, सिग्नम एक्स। और सिग्नम एक्स को आप जानते हो कि भाई 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा, और 0 से छोटा होगा तो -1 देगा। तो सबसे पहले इसी का ही काम करो तमाम, है ना? तो एफ एक्स को मैं डिफाइन करके लिख रहा हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? अगर मेरा x 0 से बड़ा होगा, ठीक है, माने पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 2n आएगा ऊपर, नीचे से कितना आएगा? x की पावर 2n, और होल की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, और अंदर से कितना आ जाएगा? e की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स ले ले, थोड़ा कटिंग शटिंग करके, 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, बाबा लिखने का झंझट ही खत्म। अच्छा,
अब x लेस देन 0 ले लें, उसके लिए सिग्नम क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और ये देखो ऑड पावर है, ऑड पावर मतलब माइनस बाहर आना ही आना है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस एक्स की पावर 2n बाय एक्स की पावर 2n की पावर 2n प्लस 1, ठीक है, e की पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे तो 1 दिया ही हुआ है, उस पर कुछ खास अपने को फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। कुछ कटिंग शटिंग होती हुई लग रही है यार, कर दें। तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा आपके पास, यहां से कुछ कट रहा है ना, कितना कट रहा है, यहाँ पे x की पावर 2n कट जाएगा है ना, तो ये आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4n स्क्वायर, ठीक है। और e की पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाई एक्स प्लस 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4n स्क्वायर e की पावर 2 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाई एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन इक्वल टू एस लेस देन 0, ठीक है। अच्छा चलो अब एनालिसिस का टाइम। ऑड फंक्शन के या इवन फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ऑड के लिए भाई क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी माइनस एफ एक्स, ये ऑड के लिए है ना। और इवन के लिए माइनस नहीं होता, पहले इवन माइनस एक्स डाल के देखो। अब देखो माइनस एक्स में डालूंगा तो समझो बात को जरा, तो अगर मैं माइनस एक्स डालूंगा तो देखो इन पे तो कोई फर्क पड़ने से रहा, क्योंकि इवन पावर है, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, एक्स लेस देन 0 बन जाएगा और ये एक्स ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। और जब यहां भरोगे तो ये भी कॉमन निकाल के आगे कट जाएगा, ये भी कॉमन निकाल के आगे कट जाएगा। आपको नहीं लगता कि रिवर्स हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। और रिवर्स होने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे अच्छे से आप करके देखना, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स आप डाल के देखो, क्योंकि मेरे पास जगह खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे। आप माइनस एक्स एक बार डाल के देखना, ये पॉजिटिव बचेगा, ये पॉजिटिव बचेगा, ये लेस देन एक्स लेस देन 0 बन जाएगा, ये एक्स ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। और यहां से क्या आएगा आपके पास, ये माइनस साइन दे देगा एक, और बाकी सेम बन जाएगा, ठीक है। और ये इस माइनस साइन को एडजस्ट कर देगा एक और माइनस साइन देके, और वो बाकी सेम हो जाएगा ऊपर जैसा, ठीक है। इसीलिए ये आपका इवन फंक्शन बन जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सही है क्या, हाँ। The number of positive integral values of x satisfying this condition। अच्छा, तो देखो इस कंडीशन में क्या बोला इन्होंने, बॉक्स ऑफ x बाय 9 विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ x बाय 11। और ना बॉक्स का एक मतलब मैं समझता हूं कि भाई वो n के बराबर होता है, इंटीजर के बराबर होता है ना, सही बात है। तो अगर बॉक्स x बाय 9 n के बराबर आ रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भाई n x बाई 9 जो है आपका n से लेके n प्लस 1 के बीच में बिलोंग करेगा, ये बात तो आप जानते हैं। तो x के लिए क्या मिलेगा, 9n से लेके 9n प्लस 9, करेक्ट। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरा सिमिलरली राइट साइड के लिए भी कुछ आएगा, क्या आएगा, 11n से लेके 11n प्लस 11, ठीक है। ये दोनों आ गए। और हम चाहते हैं भाई वो वाली वैल्यूज लें जिनके ऊपर ये दोनों के दोनों क्या कर जाए, एग्री कर जाए, ठीक है। दोनों के दोनों सेम आउटपुट अपने को दे दे, अपन सिर्फ वही वाली लेना चाहते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं देखूं तो 9n कुछ यहाँ रहेगा, ठीक है, और 11n यहाँ रहेगा, 9n प्लस 9 यहाँ रहेगा, और 11n प्लस 11 यहाँ रहेगा। तो 9n प्लस, एक तो ये वाला हिस्सा आ रहा है और एक ये वाला हिस्सा आ रहा है, तो कॉमन हिस्सा देखो कौन सा है, ये वाला बन रहा है कॉमन। तो x को आपको क्या लेना पड़ेगा, x को आपको लेना पड़ेगा 11n से लेके 9n प्लस 9, उन्हीं x की वैल्यूज के लिए आपके दोनों डब्बे बराबर होंगे, ठीक है। उन्हीं x की वैल्यूज के लिए आपके दोनों डब्बे क्या होंगे, बराबर, ओके। अच्छा, तो यहां से नंबर ऑफ इंटीजर जानने हो, नंबर ऑफ इंटीजर जानने हो तो 9n प्लस 9 माइनस 11 n कर दूं क्या, तो 9 माइनस 2n आ गया। तो अब n की वैल्यू चेक कर लेते हैं किस किस के लिए ट्रू हो रही है। तो n की वैल्यू सबसे पहले काम करो, n की वैल्यू 0 भरो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 9, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 1 भरो, ठीक है, n की वैल्यू 1 भरते ही 7, 2 भरते ही कितना आएगा, 2 टू द 4, 9 माइनस 4 यानी कि 5, ठीक है। 3 भरते ही 3 आ जाएगा, और 4 भरते ही कितना आ जाएगा, 1, और 5 भरते ही एक्सीड कर जाएगा, 5 भरते ही नेगेटिव आ जाएगा, तो
नेगेटिव तो लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ इंटीजर्स है, मतलब गिनती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो देखो अब यहाँ कितना आ गया, जब n की वैल्यू आपने 0 ली तो n की वैल्यू 0 लेने में आपको क्या मिला, वो मिलेगा 0 से 9 तक मिलेगा, है ना। और इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, मतलब 0 मैं नहीं ले सकता, तो इसमें से एक हटाना पड़ेगा, अपने को सिर्फ 8 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, x की वैल्यूज, n की वैल्यू 0 होने पे x की वैल्यू 8 आ जाएंगी, ठीक है, n की वैल्यू 1 होने पे 7x की वैल्यूज आएंगी, ऐसे टोटल कितने आ रहे हैं, ये टोटल करो इसका, 8 प्लस 8 16, 16 3 24, है ना, 24 वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, डोमेन ऑफ फंक्शन। अच्छा, डोमेन पूछी जा रही है अपने से इस सवाल में, ठीक है, आ जाओ करते हैं। तो फंक्शन क्या है अपने पास, f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ, बेस में दिया है x प्लस 1/2, किसके अंदर, डब्बे के अंदर डाल के दिया है 2x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो देखो पहले कंडीशन लिस्ट डाउन करूं, तो पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि भाई ये जो वैल्यू है, बेस वाली वैल्यू, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा, बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि भाई 2x² प्लस x माइनस 1 जो है आपका, वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये कंडीशंस रहेंगी। अब तो पहले पहली कंडीशन को समझते हैं, पहली कंडीशन को पकड़ो। तो पहली कंडीशन कह रही है कि भाई बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब आप 0 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x प्लस 1/2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो जाएगी तो बॉक्स 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बॉक्स ऑफ x प्लस 1/2 को 0 से बड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1/2 को 1 से बड़ा या बराबर बनाना पड़ेगा, करेक्ट है। और इस वाले भैया को देखो, ये भैया बोल रहे हैं कि भाई हमको 1 मत बनाओ, तो 1 नहीं बनाना है, तो इसका मतलब x प्लस 1/2 जो है उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, 1 से 2 में नहीं होने देना। अगर 1 से 2 में हो गया तो वो 1 बन जाएगा बॉक्स, है ना। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं 1 भी नहीं ले सकता, ये मुझे 2 या 2 से बड़ा लेना पड़ेगा। उसी केस में मेरे को 0 नहीं देगा और 1 भी नहीं देगा, है ना। तो इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 1/2, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। एक कंडीशन यहां से निकल के आ गई। आ जाओ दूसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, 2x² प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसके अगर मैं फैक्टर्स करना चाहूं तो क्या आएगा भाई, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 248/4, करेक्ट है। -1 प्लस माइनस 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब -1 माइनस 3 मतलब -4/4 मतलब -1, और -1 प्लस 3 यानी कि 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2। तो दो रूट्स आ गए, -1 और 1/2, और मैं चाहता हूं कि भाई 0 से बड़ा हो, ये -1 ये 1/2, और अगर 0 से बड़ा चाहिए तो ये वाला पोर्शन, करेक्ट है, और एक ये वाला पोर्शन, सही है। और देखो इस कंडीशन को देखो, x 3/2 से बड़ा हो, 3/2 यहीं कहीं रहेगा, और हम चाहते हैं कि ये वाला हो। तो कॉमन एरिया देखो कौन सा आ रहा है, लाल वाला आ रहा है ना। तो भाई x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भैया। fx दिया है, f of f पूछ रहा है। देखो आओ इस क्वेश्चन को अच्छे से तमीज से करते हैं पूरा का पूरा। तो भाई अगर आपको f दिया है, f of x पूछ रहा है, तो सबसे पहले काम करो, f of fx निकालने के लिए जहां जहां पे x है वहां पे क्या भर दो, fx भर दो, ठीक है। जहां जहां पे x है वहां पे fx भर दो, सही है। अब fx का ग्राफ बनाओ, fx का ग्राफ बनाते हैं, आ जाओ। तो कैसा बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2 प्लस एक्स इस टाइप का बनेगा कुछ, है ना, करेक्ट है। और x लेस देन 0 के लिए कुछ इस प्रकार का बनेगा ये, ठीक है। ये क्या बनेगा, 4 माइनस एक्स टाइप का। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमें बोला fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या क्या बन रहा है, ये वाला ग्रीन वाला भी बन रहा है और ये वाला भी बन रहा है, दोनों के दोनों क्या है, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कर्व है।
और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कर्व कहाँ है ही नहीं, एफ एक्स लेस देन 0 कर्व है ही नहीं, तो मतलब इस कंडीशन से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, गायब कर दो इसको, तो भूल जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अपन सिर्फ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पे बात करेंगे। और अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 में अगर हम देखें तो जब x 0 से बड़ा हो रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 2 प्लस एक्स, करेक्ट है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस एक्स। और जब मेरा x 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, 0 से छोटा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 माइनस एक्स, सही है। तो ये कितना आ गया अपने पास, 6 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0। तो अगर अपन देखें ऑप्शंस के हिसाब से, अरे अच्छा ये x है, ठीक है, ये क्या हो गया, अपना तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऑप्शन ए देखें 4 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सारे ही अलग हो गए, सारे ही, अरे रे 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 रे, गलती मिल गई, गलती मिल गई भैया, गलती मिल गई, अपन क्वेश्चन ही गलत टिप के बैठे हैं। यहाँ पे ना 2 होना था, ठीक है, 2 होना था, गलती से मेरा ऑप्शन ए पे नजर चली गई, ठीक है, और यहाँ पे 4 होना था, अब सही है। तो ये 2 और ये 2, ठीक है, 2 प्लस 2 कितना आएगा, 4, और ये आ जाएगा 6, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मेरी गलती से नजर ऑप्शन ए पे चली गई और मैंने ये वाली चीज में भर दिया, जबकि मुझे भरना इसमें था, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द फंक्शन f डिफाइंड एज एक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन दिया है और हमसे 1 1 on 2 के बारे में पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं भाई, रेंज निकालते हैं सबसे पहले, r टू r में डिफाइन हुआ है, तो क्या करेंगे भाई, y इक्वल टू 3x² प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 3x माइनस 4x², इस तरीके से रहेगा, है ना। अच्छा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3y प्लस 3xy बराबर 4x² बराबर 3x² प्लस 3x माइनस 4, करेक्ट। तो ये कितना आएगा अपने पास, x² तो कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4y, ठीक है, और यहाँ से कितना आएगा, x कॉमन निकालने पे 3 माइनस 3y, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 प्लस 3y, करेक्ट है, इक्वल टू 0। और इसकी रेंज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3y, 3 प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ रहा है अपने पास। को सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, 9 प्लस 9y², 339 इंटू 2 18y, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू, ये यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 इंटू 3y, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे 4ac होता है ना, 3 प्लस 4y, हाँ ऐसा लिखना चाहिए। तो ये कितना आएगा, 12 प्लस 16y प्लस 9y, 16y प्लस 9y कितना हो जाएगा, 25y, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 12y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, ओपन करें इसको, ओपन करते हैं अपन इसको, ओके, तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो कितना आएगा अपने पास, 9y² प्लस माइनस 18y प्लस 9 प्लस 48, ठीक है, प्लस 100y प्लस 48y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 48 प्लस 9 यानी कि 57y², ठीक है, और 100 में से 18 घटा दिया तो अपने पास कितना बचेगा, 92, है ना, 92y, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 57 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो एक बार, इसका ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो रहा है, ये देखो जरा, b² कितना आएगा, 92 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 57 का स्क्वायर, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये डेफिनेटली हमेशा लेस देन 0 होने वाला है, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r।
तो यहाँ पे रेंज कितनी आ गई आपकी, रेंज कितनी आ जाएगी r। इसका मतलब ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये ऑन टू तो है। अच्छा अब 1 1 पे दिमाग लगाते हैं, चलो ठीक है भाई। तो 1 1 देखते हैं अब। तो 1 1 के लिए क्या चाहिए भाई, किसी भी दो अलग वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो भाई एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपको, 3x² प्लस 3x माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4x 3x माइनस 4x² दिया है आपको। अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फंक्शन आपको डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसके रियल रूट्स मिलेंगे आपको, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, और दूसरी बात क्या रहेगी कि भाई आप जब इसका f डैश एक्स निकालोगे ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा और हम समझ लेंगे 1 1 आ गया, ठीक है। ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, बट ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, अपने अपने इंटरवल, अपने अपने अलग अलग इंटरवल्स के अंदर इंक्रीज कर रहा है, बट ओवरऑल ये 1 1 नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप 3x² प्लस 3x माइनस 4 को देखें और इक्वल टू 0 चेक करूं मैं, तो इसका d देखो, d कितना आने वाला है, ये आएगा 9 प्लस 3 4 12 इंटू 4 जो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि इसके पास डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, है ना, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आने वाले हैं। इसका मतलब दो वैल्यूज के लिए ये वाली चीज भैया आपकी क्या हो जाएगी, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए ये 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब मैनी 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैनी 1, ठीक है, 1 1 नहीं रहेगा। और अगर आप डेरिवेटिव देखोगे ना तो वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आएगा। आप बोलोगे भाई इंक्रीजिंग है तो 1 1 हो जाएगा, नहीं भाई ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है ये पूरे r के ऊपर, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर दिया है आपको ये 0 बन जा रहा है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है r के ऊपर, तो उससे कंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑन टू बट नॉट 1 1, ठीक है। If complete solution set of e की पावर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स इज अल्फा से बीटा, देन बॉक्स अल्फा प्लस बॉक्स बीटा इज इक्वल टू। तो वही सिमिलर सा क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, अपने को ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, सीधी लाइन नहीं बन पा रही है, ठीक है, ये ग्राफ की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो एक तो बना लेते हैं पहले e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और फिर एक बना लेते हैं अपन 4 माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये किसका बन गया, 4 माइनस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और हमें इंटरेस्ट है कि 4 माइनस एक्स डोमिनेट कौन कौन से हिस्से में करेगा। तो 4 माइनस एक्स देखो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है आपका 4,0 पॉइंट है, ठीक है। तो और ये आपका बीटा रहेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपका बीटा रहेगा और ये पॉइंट आपका क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, ठीक है। पहले बीटा निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे बीटा निकालना आसान लग रहा है। तो एक काम करो, x की वैल्यू 3 भर के देखो, 3 भर के देखो तो e की पावर माइनस 3 यानी कि 1 अपॉन ई क्यूब रहेगा, ठीक है। और 4 प्लस 3 रहेगा यहाँ पे, नहीं 4 माइनस 3 रहेगा जो कि 1 आ जाएगा, और ये 1 से छोटा रहेगा, है ना। और अगर मैं 3 पॉइंट समथिंग करूंगा ना तो ये तो 1 से छोटा है ही, ये भी 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3 से बड़ी वैल्यू लेने पे और 4 से छोटी वैल्यू लेने पे ये मुलाकात हो पाएगी इन पॉइंट्स की, है ना। तो मतलब मेरा जो बीटा है वो 3 से 4 के बीच में लाई करने वाला है, जो मेरा बीटा है वो 3 से 4 के बीच में लाई करने वाला है। ये मैंने फटाफट निकाल लिया। अब अल्फा पे मेन दिमाग लगाना है अपने को। अल्फा को देखो जरा, तो अल्फा के लिए सबसे पहले काम करो, x की वैल्यू ना -1 लेके देखो। तो e की पावर -1 कितना हो जाएगा, सॉरी e की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि 2.7 आएगा। और 4 + 1 = 5। ये तो बहुत ही ज्यादा गैप है इनका, ठीक है, अभी तो कुछ लग नहीं रहा है इनका। x = -2 लेके देखते हैं, e की पावर 2 जो कि हो जाएगा 2.7 का स्क्वायर, ठीक है। और ये सामने से 4 + 2 यानी कि 6, 2.7 का स्क्वायर यानी कि 3 के 2.7 3 के करीब है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये भी वैल्यू जो है आपकी कितना 7 पॉइंट समथिंग या 8 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे आती होगी, है ना, क्योंकि 3 के करीब जा रहे हैं और 3 के करीब मतलब 9, ठीक है। और 2.5 कितना होता है आपका, 2.5 का स्क्वायर 6.25 होता है। तो ये जरूर 7 पॉइंट समथिंग या
ऐसा कुछ रहेगा जहां तक मुझे फीलिंग आ रही है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जो रहेगी इसकी बड़ी ही रहने वाली है 6 से, तो है ना। और आगे मैं बढ़ूंगा इसके अंदर, x की वैल्यू -3 डालूंगा तो e क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2.7 का क्यूब, है ना। और 3 का क्यूब कितना, 2.7 का क्यूब लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7 आ गई, ठीक है। तो वही ये 7 आ जाएगा। और 2.7 का क्यूब, 2 का क्यूब लेते तो 8 आता है ना। और 3 का क्यूब लेते तो 27 आता है। और 3 के 2.7 का क्यूब कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है, बड़ी वैल्यू आएगी भाई, बड़ी। क्योंकि 27 आता था 3 का क्यूब करने से, है ना। तो मतलब 20 से बड़ी ऐसी कुछ वैल्यू लग रहा है मुझे, 20 से भी बड़ी आने वाली है। तो ये तो बहुत दूर निकल गए, तो इनके बीच में तो इंटरसेक्शन पॉइंट आने ही नहीं वाला इनका। यहाँ देखो कहीं यहाँ पे लग रहा है कि ये यहाँ पे इनका जुगाड़ बैठ पाएगा, क्योंकि देखो 5 से 6 जाएगा ये, और ये अपन इनको कहीं लग रहा है कि बीच में 5 पॉइंट समथिंग पे अपन इनको मिला सकते हैं, ठीक है। ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये 7 पॉइंट समथिंग ही हुआ है। तो ये पॉइंट आपका इधर एक तो हो जाएगा -2, एक हो जाएगा -1। तो जो अल्फा है आपको -2 से -1 के बीच में रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं बॉक्स ऑफ अल्फा लूंगा तो कितना आएगा -2, और बॉक्स ऑफ बीटा लूंगा तो कितना आएगा 3, और -2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस केस में ऑप्शन सी सही है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। रेंज ऑफ एफ एक्स, अच्छा एक फंक्शन दे दिया है एफ एक्स, उसकी रेंज जानना चाहते हैं अपन। तो अपने को क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू √ साइन लॉग बेस में 7 कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कुछ ऐसा दिया है। तो भाई इसकी रेंज निकालनी है, तो पहले एक बार देख ले फंक्शन किस हिस्से के लिए डिफाइन हो रहा है, क्या सिस्टम बैठ रहा है, पहले उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेता हूँ। तो भाई देखो सबसे पहली बात तो ये कि भाई साइन लॉग बेस में 7 कॉस साइन एक्स आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। रूट क्या है, रूट है ना भाई, तो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बराबर या बड़ा हो, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन लॉग के कारण आएगी कि भाई कॉस साइन एक्स जो है आपका वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, वरना लॉग नहीं लेगा उसको, है ना। तो अच्छा, तो अच्छा आप जानते हो कि भाई जो साइन एक्स जो है आपका वो -1 से 1 रहता है ना। क्या रहता है, -1 से 1 में रहता है। यानी कि इसको मैं -57 डिग्री से 57 डिग्री बात कर सकता हूँ, है ना। तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए तो ये आपका 57 डिग्री आ गया, ये आपका -57 डिग्री आ गया। तो साइन एक्स का इनपुट मतलब कॉस का इनपुट यहां से यहां आ रहा है, सारा का सारा कॉस का इनपुट इस बीच में है। और इस बीच में भाई सबको पता है कि भाई कॉस पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, ठीक है। यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया। अपने को ऊपर वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है। लॉग हमेशा डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, लॉग हमेशा डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पर हम चाहते हैं कि भाई साइन जो है आपका, जो साइन है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए भाई, साइन का जो आउटपुट आए वो पॉजिटिव बने। अब अपने को सोचना है कि उसको कैसे पॉजिटिव बना सकता हूं मैं, ठीक है। अपने को दिमाग लगाना है कि भाई साइन को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे ये तो पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक है। कॉस -57 डिग्री से 57 डिग्री, क्या अगर कॉस का इनपुट -57 से 57 आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आउटपुट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर आपका साइन एक्स बिलोंग कर रहा है -57 डिग्री से लेके 57 डिग्री तक, ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स क्या रहेगा, कॉस ऑफ साइन एक्स आपका आएगा कॉस 57 डिग्री से लेके 1 तक। सही बात है, क्योंकि 0 पे 1 अटेन कर लेगा, ठीक है। तो अगर इसमें log बेस 7 ऑपरेट करा दूं मैं, log बेस 7 कॉस ऑफ साइन एक्स, और log तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्टली ऑपरेट हो जाएगा log cos 57 से लेके log 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो log 1 कितना होता है, 0 होता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, log cos 57 डिग्री log 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है, ये वैल्यू, ठीक है, ये डेफिनेटली आपकी नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि भाई log बेस में 7 है और यहाँ जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है। इस केस के अंदर log की ओवरऑल जो वैल्यू आएगी ना वो 0 से छोटी होगी, ठीक है, तो मतलब नेगेटिव है। और नेगेटिव आते ही साइन के अंदर नेगेटिव आएगा,
ठीक है, 0 से 1 वाला नेगेटिव आएगा तो आउटपुट भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इस साइड वाली वैल्यूज ले ही नहीं सकता, क्योंकि साइन नेगेटिव आउटपुट देने लग जाएगा फिर। तो इसका मतलब मैं सिर्फ साइन के अंदर क्या इनपुट डाल पाऊंगा, 0, क्योंकि इस साइड वाला मैंने अगर इनपुट डाला तो क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने इस साइड वाला इनपुट डाला तो साइन आउटपुट नेगेटिव दे देगा, ठीक है, क्योंकि log 57 डिग्री जो है नेगेटिव वैल्यू है। और कितनी नेगेटिव है, ज्यादा बड़ी नेगेटिव नहीं है, थोड़ी छोटी ही नेगेटिव है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग टाइप की नेगेटिव वैल्यू, बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब अपन क्या बोले कि भाई 0 ही डाल सकते हैं अपन। तो इसका मतलब साइन के अंदर सिर्फ कौन जाएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है, और ये 0 ही आउटपुट देगा बस। तो इसकी रेंज में क्या आ गया, सिर्फ 0 ही आएगा, ठीक है। समझ गए क्या? डोमेन में तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन इनपुट में अपने पास क्या है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन एक बार के लिए देख के तो एकदम आइडिया ही नहीं लग रहा था क्या करें इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ओपन करके देखा जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, क्या पता कुछ जुगाड़ बैठ ही जाए। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो इसको डिवाइड लगाएं तो देखो 1 बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस एक्स क्यूब, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेयरिंग कर दूं सेम की, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, सही है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का एक पेयर बन जाएगा, और x प्लस 1 बाय एक्स का एक पेयर बन जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि x यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है। एम जी एम इक्वलिटी लगा दे, तो एम जी एम यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या आएगा, दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस थिंग विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस थिंग इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ओवरऑल दिस थिंग विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6, और फिर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, करेक्ट है। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 6 से इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx, एक फंक्शन fx दिया है और उसकी रेंज कितनी गिवन है अपने को, 0 से π/2 गिवन है और डोमेन r है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही रहेगी। तो मोटा मोटी देखा जाए तो कुल मिला के अपन से ये रेंज निकलवाना चाहता है अपन से, ठीक है, क्योंकि रेंज जब अपन निकालेंगे तो सी के टर्म, बी और सी के टर्म्स में आएगी, तो उसको अपन कंपेयर करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप देखो जो tan इनवर्स फंक्शन दे रखा है, तो अगर मैं किसी तरीके से इस अंदर वाली चीज की रेंज निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और अंदर वाली चीज क्या है भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज जो होती है वो क्या होती है, -d/4a से इंफिनिटी, है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दिया हुआ है अपने को, और उसकी रेंज क्या होती है, -d/4a से इंफिनिटी। तो बस एक काम करो, फटाफट d निकाल लेते हैं। d कितना आएगा, b² - 12c आएगा, ठीक है। तो यानी कि -d/4a कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा 12c - b² अपॉन 12, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज मतलब पूरे fx की रेंज नहीं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, gx की। तो रेंज ऑफ gx कितनी आ जाएगी अपने पास, 12 - b²/12 कॉमा इंफिनिटी। बोलो सही है क्या? अच्छा, लेकिन मुझे इंटरेस्ट gx में नहीं, मुझे fx में है। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ tan इनवर्स ऑपरेट करा दें। तो अगर, और tan इनवर्स अपना क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है भाई, कुछ इस प्रकार का बनता है ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी। tan इनवर्स gx कितना हो जाएगा फिर अपने पास, वो बिलोंग्स कर जाएगा tan इनवर्स 12 - b²/12, ठीक है। और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, π/2। अब देखो, अब रेंज तो निकल के आ चुकी है, अब इसको कंपेयर करो इस गिवन रेंज के साथ। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये tan इनवर्स 12 - b²/12 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सही बात है। और tan इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे। तो भाई 12, अरे कुछ खा गए क्या अपन, c खा गए, यहाँ पे c भी तो था, 12c, ठीक है। तो 12c - b² = 0, यानी कि b² कितना हो जाएगा, 12c, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, एक fx फंक्शन दिया है, ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है,
then set of values of k for which this equation has a solution, has exactly two distinct solutions. अच्छा जी, तो एक काम करते हैं भाई कि दो चीज दिए यहाँ पे, एक तो साइन इनवर्स एक्स दिया है और एक कॉस इनवर्स एक्स दिया है, तो क्यों ना यहाँ पे इनको कन्वर्ट करके एक में ही लिया है ना। आप जानते होंगे भाई एक आइडेंटिटी जो कि क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ITF में, और उसी आइडेंटिटी का मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा fx कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। सही है क्या? अच्छा, तो फटफट अब ग्राफ बनाते हैं fx का। अपन मॉड fx का ग्राफ बनाऊंगा मैं, पहले fx का बना ले। तो उसके लिए सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, -1, ये वाली सॉरी ये होती है +1 और ये होती है -1, और ऊपर कहां तक जाता है, ये पाई तक जाता है और ये 0 होता है, और ये क्या हो जाता है आपका पाई बाय 2 जहां पे ये 0 लेता है। ठीक है, 0 आउटपुट। अच्छा, तो अपने को तो -2 कॉस इनवर्स एक्स में इंटरेस्ट है, तो भाई -2 मल्टीप्लाई करते इन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ग्राफ। अगर तुम -2 कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार से नहीं बन जाएगा क्या? और अब ये पहले अभी भी 1 ही रहेगा और अभी भी ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, हिलेगा नहीं, सिर्फ इन्वर्ट होगा। ठीक है, सरकेगा नहीं। और इसका आउटपुट देखो, पहले पाई तक जा रहा था, अब -2 पाई तक जाएगा। ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा, और ये पहले क्या था, पाई बाय 2 था, है ना, ये वाली वैल्यू पाई बाय 2 थी, और अब क्या बन जाएगी, -2 मल्टीप्लाई करते ही ये -पाई बन जाएगी। ठीक है, और अब इसमें कर दो पाई बाय 2 ऐड, और पाई बाय 2 ऐड करते ही ऊपर ऊपर सरक जाएगा। ठीक है, तो पाई बाय 2 -2 कॉस इनवर्स एक्स, जैसे ही मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, पाई बाय 2 पर सरक जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे भाई। ये -पाई है, इसमें पाई बाय 2 ऐड करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा यहीं तक पहुंचेगा ना, तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा ये। ठीक है, तो ये आपका 1 के ऊपर इसने क्या वैल्यू अटेन कर ली, पाई बाय 2। ठीक है, और ये आपकी क्या आ गई, -पाई बाय 2, और इस तरीके से बन जाएगा ये। सही है। अच्छा, तो और ये पहले ये क्या है अपना भाई, पहले क्या था, ये क्या था अपना -2 पाई, तो -2 पाई प्लस पाई बाय 2 करूंगा अगर, तो ये कितना मिलेगा, -3 पाई बाय 2। ये हो जाएगा -3 पाई बाय 2 वाली वैल्यू हो जाएगी। और मुझे किस में इंटरेस्ट है, मॉड एफएक्स में इंटरेस्ट है ना, तो मैं मॉड एफएक्स करूंगा, तो उस मॉड करते टाइम अपने को क्या करना होता है, जो ऊपर वाला ग्राफ है उसको तो ऊपर ही रहने देना होता है। ठीक है, उसको छेड़ना नहीं होता, बट जो नीचे वाला ग्राफ होता है उसकी मिरर इमेज बना देनी होती है कुछ इस प्रकार से। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा अपने पास। ठीक है, तो और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, 3 पाई बाय 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाय 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी क्या रहेगी, पाई बाय 2। ये रहेगी आपकी 1 और ये रहेगी आपकी 0। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मुझे एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन मिले। अब यहाँ पे दिमाग ये लगाओ कि अगर मेरा k कुछ यहां रहेगा तो दो सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, दो सॉल्यूशन तब मिलेंगे ना जब यहां पे कट करेगा। मतलब अगर मेरा k सिर्फ कहां बिलोंग करे, अगर k मेरा 0 से लेके पाई बाय 2 के अंदर रहेगा तभी तो दो बार कट करेगा। भाई देखो, k 0 हो जाएगा तो भी एक ही बार कट करेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर k 0 से बड़ा हो जाए, पाई बाय 2 या पाई बाय 2 से छोटा हो जाए, तो हमेशा दो बार कट करेगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से पाई बाय 2 आ गई। समझ में आई क्या बात। चलो आगे, एक फंक्शन दिया है, कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है, और उसकी रेंज -1 से 1 है। ठीक है, और fx फॉर ऑल x बिलोंग टू R डिफाइन हुआ है, और gx एक फंक्शन डिफाइन कर दिया fx की मदद से कंपोजिशन करके, और उसकी gx की रेंज मांग रहा है। तो देखो, मेरी सबसे पहले तो नजर जाती है, देखो मॉड के ऊपर, मॉड दिया है तो मतलब भाई इंटरवल को ब्रेक करना पड़ेगा, और हमें पता है कि भाई fx बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 1 है। तो इसका मतलब अगर पहला केस तो ये बनेगा कि अगर fx मेरा 0 से 1 ले लेते हैं, अगर मेरा fx 0 से 1 में रहेगा तो gx कैसे खुलेगा, gx के अंदर e की पावर fx, और क्योंकि मेरा fx पॉजिटिव है तो मॉड भी प्लस साइन के साथ खुल जाएगा। सही बात है, और नीचे कितना आ जाएगा, e की पावर fx प्लस e की पावर fx, और ये देखो 0 आ जाएगा। सही बात है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा काम, महत्वपूर्ण काम, अगर मेरा fx -1 से 0 में होता तो क्या होता, वो देखना है अपने को। तो अगर ऐसा होता तो भाई मेरा मॉड फंक्शन कैसे खुलता, नेगेटिव साइन के साथ खुलता।
ठीक है, e की पावर fx माइनस e की पावर माइनस fx करके खुलता, क्या कहते हो, e की पावर fx प्लस e की पावर माइनस fx, सही बात है। अच्छा, तो इसका मतलब मैं माइनस fx की e की पावर माइनस fx कॉमन निकाल के उड़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, तो मेरे पास gx इक्वल टू कितना आ जाएगा, e की पावर 2fx, ठीक है, माइनस 1 अपॉन e की पावर 2fx प्लस 1, ठीक है। और इसमें काम करता हूं मैं, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कर देता हूं, उससे क्या होगा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला कट के 1 दे देगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन ई की पावर 2fx प्लस 1। लो भाई, अब इसकी रेंज निकाल देते हैं फटाफट अपन। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको बोला हुआ है कि जो fx है आपका वो -1 से 1 में है ना, ठीक है। लेकिन हम फिलहाल किससे डील कर रहे हैं, इस वाले fx से डील कर रहे हैं। हमारा fx -1 से 0 में है, तो पहले सबसे पहले काम करो, ट्वाइस करके e की पावर ले लेते हैं, है ना, ट्वाइस करके e की पावर ले लेते हैं। तो e की पावर -2 कॉमा e की पावर 0 कितना होता है, नहीं 2 ऐड करें, 2 ट्वाइस किया 0, e की पावर 0 1, सही है जी। अब इसके अंदर कर दो 1 ऐड, ठीक है, तो इसके अंदर कर दो 1 ऐड, तो लो भाई 1 भी ऐड हो गया, तो ये हो जाएगा e की पावर -2 प्लस 1 से लेके 2 तक, बताओ सही है। अब इसका कर दो रेसिप्रोकल, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी रेसिप्रोकल करते ही। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2 से लेके 1 अपॉन e की पावर -2 प्लस 1, बोलो। और अगर इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा -2 अपॉन जो भी है यहाँ पे वो आ जाएगा, और ये आएगा -1 से लेके माइनस, अच्छा इनइक्वालिटी फिर से रिवर्स करेगी, देखो माइनस मल्टीप्लाई किया ना, तो -2 अपॉन ई की पावर -2 प्लस 1 से लेके -1, और दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, +1 यहाँ, और ये बन जाएगा आपका 0, करेक्ट है, +1 करते ही। अच्छा, तो अब देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना है, -2 प्लस ई की पावर -2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, एक पहले ई की पावर -2 को तो रिजॉल्व करूं, तो ई की पावर -2 को 1 अपॉन ई स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 1, यानी कि आपके पास इंटरवल ये चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर कॉमा 0। तो देखो ऑप्शन मिला लो, अब कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है ना, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 75, कंसिडर ऑल द फंक्शन एफ फ्रॉम 1 to 3 4 से लेके 1 to 3 4 में डिफाइन कर दिया है, जो कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि अगर एफ के ऑड है तो एफ के प्लस 1 को क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए फॉर के इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। काफी देखो समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है कि अगर एफ के ऑड आता है तो एफ के प्लस 1 इवन आना चाहिए, पर यहाँ पे इन्होंने ये कहीं नहीं बोला है कि अगर एफ के इवन आ जाता है तो एफ के प्लस 1 ऑड होना चाहिए, ठीक है, मेन बात यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो पॉसिबिलिटीज ये है कि भाई पहला नंबर मान लो आपका ऑड हो गया, तो दूसरे नंबर को इवन होना पड़ेगा, समझ गए। अब दूसरा नंबर जब इवन हो रहा है तो जो तीसरा नंबर है, ठीक है, वो ऑड हो या इवन हो उसकी मर्जी है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, दो केसेस मान लेता हूँ, पहला नंबर ऑड हो गया, दूसरा नंबर इवन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर इवन हो गया तो ऑब्वियसली बात है, अब देखो दो ऑड दो इवन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो अगला नंबर ऑड ही होना पड़ेगा और अगला नंबर यहाँ पे इवन ही होना पड़ेगा। तो दो, एक तो ये हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी कि मान लो पहला नंबर इवन हो गया, अब पहला नंबर इवन है तो दूसरा नंबर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऑड हो गया तो तीसरे नंबर को क्या बनना पड़ेगा, इवन ही बनना पड़ेगा, और अगला क्या हो जाएगा, ऑड ही बचेगा, उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और फोर्थ पॉसिबिलिटी भाई, अगर ये इवन हो गया तो अगला नंबर हमने कहा ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड तो ले लिया है ना, अब इवन का ले लेते हैं। अगर ये इवन हो गया तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, ऑड ही बचे, अब तो ऑड ऑड, और जो कि हमारा वायलेशन हो जाएगा क्योंकि दो ऑड इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मात्र अपने पास 3 ही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, सही बात है। अच्छा, एक मेजर डेवलपमेंट अपना क्वेश्चन में हो चुका है। अब देखो मेरे पास दो ऑड है, दो इवन है, उनको फिल करना है। तो दो ऑड को फिल करने के नंबर ऑफ वेज टू अरेंज
ऑड। तो इन पॉसिबिलिटीज में ऑड को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली इवन को अरेंज करने के भी कितने तरीके हैं? 2 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 यानी कि 4। और पॉसिबिलिटीज कितनी है अपने पास? पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3 है ना। तो टोटल कितना हो जाएंगे? टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे अपने पास? 3 इंटू 4 यानी कि 12, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखो क्या बोला है। एक फंक्शन दिया है fx, ठीक है, और हमें बोल रहा है कि भाई 1 1 on 2 चेक करके बताओ। तो 2x अपॉन x माइनस 1। तो 1 1 चेक करने के लिए काम करता हूं मैं, डेरिवेटिव चेक कर लेता हूं इसका सबसे पहले। तो ये x माइनस 1 बाहर रहेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, माइनस 2x बाहर रहेगा, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया? ये आ जाएगा आपका -2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द डोमेन। ठीक है, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब 1 1 तो बन रहा है। इस कंडीशन से मुझे पता चल रहा है मेरा फंक्शन 1 1 बन रहा है। अब थोड़ा सा ना ऑन टू की तरफ दिमाग लगाते हैं। कैसे? fx को थोड़ा सा ना ट्रांसफॉर्म करके लिखता हूं मैं, 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, एक्स का डिवाइड लगा दिया पूरी इक्वेशन के अंदर, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। और मैं ग्राफ को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे भाई? अगर मैं x इनफाइनाइट को लेके जाता हूँ तो मेरा fx कहाँ जाता है? 2 को जाता है। और अगर x मेरा माइनस इनफाइनाइट को जाता है तो fx मेरा कहाँ जाता है? फिर से 2 को जाता है। अब यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मेरा फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, और इनफाइनाइट जाने से भी 2 को जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जाने से भी 2 को जा रहा है, तो समस्या वाली बात हो गई। तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो एक बार ना इसका वेवी कर्व से साइन देख लेते हैं। तो अगर जैसे ये 1 है और ये 0 है, 1 है, तो प्लस माइनस प्लस कुछ इस प्रकार का साइन आ रहा है ना। तो ऐसे ही इससे तो थोड़ा बहुत आइडिया लगाते हैं। ये देखो 0 है अपने पास, ये 1 है, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। तो मतलब जो मेरा फंक्शन है वो 1 के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और मुझे पता है कि पॉजिटिव वैल्यू लेगा और इनफाइनाइट जाने पे उसकी वैल्यू 2 को अप्रोच करती है, और मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है और इनफाइनाइट जाने पे 2 को अटेन कर रही है। एक करता हूं ऐसे करके ना, पूरा एक्सिस भी बना देते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो भाई, मेरे पास मेरा कर्व जो है वो इनफाइनाइट जाने पे 2 का अप्रोच करता है। मान लो कि ये मेरी x इक्वल टू 2 की लाइन है। ठीक है, तो मेरा इनफाइनाइट जाने पे 2 को अप्रोच करता है। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है, और डिक्रीज करना है मतलब कहीं ऊपर से आएगा, है ना। अब चाहो तो आप 1 के लेफ्ट और राइट पे भी लिमिट चेक कर सकते हो, वैल्यू चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। हालांकि भाई अब मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि ये यहां से जरूर ऐसे जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, और 0 पे देखो 0 देता है, ये f 0 पे कितना आता है? 0 देता है, मतलब इस पॉइंट से भी पास करवाना पड़ेगा। और देखो अब मैं माइनस इनफाइनाइट जाऊंगा, मतलब मैं ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करूंगा तो भी मेरा 2 को जाना चाहिए, मतलब कुछ इस प्रकार से। और ठीक है, ये भी डिक्रीज कर गया। अब ये ग्राफ बन गया। अब आप इसको देखो कि क्या इसने अपनी कोडोमेन को अटेन करा नहीं करा? पूरा का पूरा बिल्कुल करा है। r माइनस 2 ले रहा है नहीं ले रहा है, और 1 1 भी हो रहा है। इसका मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फंक्शन fx दिया है, वापस से मुझे 1 1 ऑन 2 देखने को कह रहा है, और इसको देखते समय मेरे मन में थोड़ा सा देखो ध्यान जाता है, fx x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 और प्लस 1 दिख रहा है आपको, प्लस 1 छुपा हुआ है इसके अंदर। तो आओ छुपी हुई चीज को पकड़ के जड़ से निकालते हैं। देखो x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा लिख देता हूं। कैसा रहेगा? बढ़िया। अब देखो इसमें से x की पावर 4 प्लस 1 कॉमन निकालूंगा, इसमें से नहीं निकालूंगा, सिर्फ यहां तक वाले टर्म से निकालूंगा। ठीक है जी, तो अंदर कितना आएगा? x प्लस 1 और एक प्लस 1 बाहर घूमता रहेगा लावारिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कटने लगे। तो ये कितना आ जाएगा? x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। अच्छा, अब 1 1 ऑन 2 का दिमाग लगाते हैं। अब देखो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब रेंज जो होगी इसकी
जो रेंज होगी उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे ना। और हमारा कोडोमेन क्या है, आर है, तो इसका मतलब रेंज में जब नेगेटिव नंबर नहीं आए भैया तो ऑन टू भी कतई नहीं होगा। सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और अब 1 1 की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये आपको पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कि मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो भी मेरा आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनेगा कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर मुंह करके रफ ऐसा कुछ बनेगा, मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, मैं ना दिमाग लगाने वाला हूं कैसा बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ऊपर मुंह करके बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे भी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव साइड पे भी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन होगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये चीज नेवर इक्वल टू जीरो, तो कंटिन्यूस तो है मेरा फंक्शन पूरा का पूरा, टूटा हुआ नहीं है। तो इस साइड ही पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, इस साइड ही पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, कहीं ना कहीं इसको मल्टीपल वैल्यूज लेनी पड़ेगी, मल्टीपल वैल्यूज में सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव वैल्यू तो लेगा ही नहीं है। तो इसका मतलब 1 1 भी नहीं होगा ये। ठीक है, 1 1 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब मैनी 1 इंटू इसका सही आंसर हो जाएगा। लेट एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, दिखने में तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लैम्डा बीइंग एन इंटीजर, म्यू एक आपको रियल नंबर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा कोमा म्यू फॉर विच दिस इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो है द सेम सेट ऑफ रियल रूट्स। मतलब देखो ये कंडीशन क्या बोल रही है कि मान लो इसका एक रूट अल्फा है, तो वही अल्फा एफ ऑफ एफ एक्स मतलब कंपोजिशन को भी जीरो बनाएगा, ऐसा कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि दोनों एफ एक्स और एफ ऑफ एफ एक्स दोनों के पास सेम नंबर ऑफ रूट्स है, वैल्यू भी सेम है, दोनों का सेम रूट है। मान लो अल्फा बीटा रूट है तो दोनों के अल्फा बीटा ही रूट है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसे कितने लैम्डा और म्यू ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं? तो एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं लेट अल्फा बी ए रूट, एक रूट अल्फा मान लेते हैं, अपनी मर्जी से मान लेते हैं कोई रैंडम। ठीक है, तो अल्फा एक रूट है, तो इसका मतलब एफ अल्फा रखने से जीरो आएगा, है ना। तो इसका मतलब एफ ऑफ ऑल्सो एफ ऑफ अल्फा करने से भी जीरो आना चाहिए। सही बात है, तो एफ ऑफ अल्फा तो ऑलरेडी जीरो है, तो क्या मैं ऐसा बोलूं एफ ऑफ जीरो भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है, एफ ऑफ जीरो आ रहा है 0 प्लस म्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से म्यू की वैल्यू क्या निकल के आ गई, जीरो। तो मेरा फंक्शन एफ एक्स एक्चुअली में क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, जिसको अगर मैं फैक्टर करके लिखूं तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस लेमडा। और इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, इसके एक रूट तो आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो और एक आ रहा है माइनस लेमडा। ठीक है भाई, पेयर्स तो अभी भी नहीं निकले, लेमडा के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन चाहिएगा। ठीक है, तो अब एक बार ना एफ ऑफ एफ एक्स की तरफ से देखते कि उसका क्या कहना है, उसका क्या मानना है, उसकी तरफ से क्या क्या रूट्स है। तो अगर मैं एफ ऑफ एफ एक्स निकालने की कोशिश करता हूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स तो कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है ना, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा इक्वल टू जीरो। देखो भाई, ये कंडीशन जो आई है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो वही सेम है जो यहां पे था, उन्हीं सेम वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। पर इसको देखो, यहां से कोई नया रूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहां से कहीं नया रूट आ गया तो वो एफ एक्स को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एफ एक्स वहां पे जीरो नहीं बनेगा, उसको हमें बचाना है, होने से रोकना है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के पास सेम सेट ऑफ रूट्स है, तो इसका मतलब इसका जो डी है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। यानी कि अपने पास कितना आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा शुड बी लेस देन जीरो, यानी कि लेमडा इंटू लेमडा माइनस 4 शुड बी लेस देन जीरो। मतलब लेमडा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से 4। तो लेमडा की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी यहाँ से, 1 2 और 3। तो पेयर्स क्या क्या बन गए अपने पास, एक तो बन जाएगा, देखो क्योंकि इंटीजर्स लेने हैं, सिर्फ वही इंटीजर्स ही चुने हैं मैंने। पेयर क्या क्या बन जाएंगे, तो 1 0 2 0 3 0। ठीक है, पर अभी देखो काम खत्म नहीं हुआ है, अपन ने एक कंडीशन तो ये मान ली कि भाई इसके पास रूट ही ना आए। अपन एक और कंडीशन मान सकते हैं क्या, कि भाई रूट आए कोई दिक्कत नहीं है, भाई तुम रूट ले आओ, पर तुम रूट वो वाले लेके आओ, या तो तुम्हारे रूट जीरो ही हो, ठीक है, या लेमडा हो, ठीक है, माइनस लेमडा हो, तब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा कोई नया रूट मत लेके आओ। अगर x इक्वल टू जीरो हमें रूट बनाना है
तो कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको, तब 0 लेनी पड़ेगी, है ना। और अगर माइनस लेमडा आप रूट बनाना चाहते हैं उसका, तो क्या होगा, लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा इक्वल टू 0। यानी कि इसका अगर आप चाहते हैं कि रूट आए तो भाई 0 और माइनस लेमडा ही आ सकता है, और वो भी तब कब आएगा, जब लेमडा की वैल्यू क्या आ जाए 0। तो मतलब मेरे को एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, क्या 0,0। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने रूट्स आ गए भाई, 4 रूट्स आ जाएंगे। कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द डोमेन। भाई बड़ा ही मेहनत वाला सवाल रहेगा, ठीक है। आ जाओ करते हैं मेहनत थोड़ी सी। तो सबसे पहले एक काम करें कि भाई अंदर वाले से पूछ लें, भाई अंदर वाले को ही देख लेते हैं एक बार कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ, तो कितना आएगा 25 माइनस 4 इंटू 7, है ना। तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है ना। ये क्या आ गया आपका, लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी कि अंदर का हमें आपको चेक नहीं करना है, अपने को बस लॉग वाली पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो कंडीशन बनाएंगे अलग अलग, कैसे, क्योंकि ये भी तो भैया बैठे हैं नीचे, हैं टांग अड़ा के। तो पहला केस बनाते हैं जहां पे x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x आपका 0 से 1 में है, ठीक है। और हमें log x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x को क्या बनाना है, क्या बनाना है, 0 से बड़ा बनाना है, ठीक है। इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वांटिटी 0 से 1 में है, तो जब ये उधर जाएगा तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिंट स्क्वायर माइनस 5 जिंट एक्स प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 5 जिंट एक्स प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जिंट एक्स माइन स्क्वायर माइनस 3 जिंट एक्स माइनस 2 जिंट एक्स, जिंटेक्स जिंटेक्स पता नहीं विचित्र सा नाम लगता है। तो जिंटेक्स माइनस 3 और जिंटेक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि जिंटेक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया, 2 से 3। अब जिंटेक्स 2 से 3 आया, इसका मतलब 2 से 3 के बीच में लाई करने वाले सारे इंटीजर लेने हैं आपको। तो क्या 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 2 3 बस। तो इसका मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आ सकती है, x की वैल्यू आ सकती है 2 से लेके 4 तक आ सकती है, 4 नॉट इंक्लूड, क्योंकि 4 इंक्लूड करोगे तो 4 भी अटेन हो जाएगा और हमारा जिंटेक्स 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो खेला शुरू हुआ है। कैसे, क्योंकि अभी तो भैया आपको इसको भी तो एडजस्ट करना है, अभी तो इसको भी तो 0 से 1 में सेट करोगे, इसको तो सेट ही नहीं किया अभी, तो इसको सेट करते हैं। तो x को मैं ना x जिंटेक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख रहा हूं, तो ये कितना आएगा, जिंटेक्स प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x बिलोंग्स टू 0 से 1 करना है अपने को। और जिंटेक्स को एक बार के लिए मैं ले लेता हूं n, और फ्रैक्शनल पार्ट x को ले लेता हूं मैं f। भाई छोटा काम हो जाएगा थोड़ा सा, nf ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है कि भाई n प्लस 3f आपका, है ना, n प्लस 3f आपका 0 से 1 में हो, ये हमारी इच्छा है ना। तो इसका मतलब 3f कहाँ होना चाहिए, 3f बिलोंग्स टू होना चाहिए आपका माइनस n से 1 माइनस n में होना चाहिए, है ना। तो अगर n की वैल्यू ले लेके देखते हैं अलग अलग। अब अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूं तो कितना आ रहा है, 0 से 3f से 1, यानी कि 0 से लेके f से लेके 1/3, f की वैल्यू 0 से 1/3 आ गया। यानी कि n प्लस f कहाँ बिलोंग करेगा, n प्लस f आपका बिलोंग करेगा, n प्लस f बिलोंग करेगा, n प्लस f क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। वो बिलोंग करेगा आपका 0 से 1/3 में, ठीक है। ओके, n की वैल्यू मैं 1 ले लूं क्या, नहीं 1 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि -1 और f आपका -1 नहीं जाता, f आपका 0 से बड़ा ही रहता है, तो हमें नेगेटिव नंबर ही लेने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू -1 ले लेता हूं। तो अगर मैं -1 लूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 से लेके 3f से लेके 2, और 3f क्या है आपका, 3f आपका 0 से 3 के बीच में है, इससे बाहर नहीं निकलने देना है।
तो f यहां से कितना आ जाएगा, f आ जाएगा सर आपका 1/3 से 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब n प्लस एफ कितना आ जाएगा, n प्लस एफ इक्वल टू एक्स कितना आ जाएगा, -1 करो इधर, तो ये आ जाएगा -2/3 से कितना आ जाएगा, -2/3 से इधर भी -1 ऐड करो, तो ये हो जाएगा -1/3 तक, ठीक है। अच्छा, अब और कंडीशन लेते हैं, n की वैल्यू -1 होगी, -2 लेके देखते हैं। अब n की वैल्यू अब ले लेते हैं -2, और अपने पास 3f क्या था, 0 से इतना था भाई, मैं तो भूल गया, 3f था आपका -n से 1 -n, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 2 से f की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 से ये हो जाएगा 1 तक, ठीक है। तो यानी कि n प्लस एफ वो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, वो आ जाएगा -2 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो -6 + 2 मतलब -4/3 और -1, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब आपने देखा भाई क्या क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्या क्या आया था अपने पास, एक तो आया 0 1/3 यूनियन, ठीक है, -2/3 से -1/3 यूनियन, -4/3 से -1, ये आ गया। और लॉग वाली कंडीशन को सॉल्व करने से x आपका कितना आया था, 2 से 4। अगर आप इन दोनों का अब इंटरसेक्शन लोगे तो हमें क्या मिल गया, नो सॉल्यूशन। बताओ, इतनी मेहनत हमसे करवा ली और अंत में हमें मिला क्या, नो सॉल्यूशन। बड़ा दुख हुआ जानकर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो भाई अभी अपन ने 0 से 1 का पार्ट सॉल्व किया था, अब मैं केस 2 लूंगा जहां पे x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x मेरा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं log x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट x को जिंट x² माइनस 5 जिंट x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना चाहूंगा, और इसको इधर इधर ट्रांसफर करूंगा तो इनइक्वालिटी अब क्या होगी, रिवर्स नहीं होगी। तो ये रहेगा जिंट x², अच्छा इसके फैक्टर में डायरेक्टली लिख दूं क्या, कितने आए थे अपने पास फैक्टर्स, एक तो आया था, कितना आया था, 2 आया था, एक 5 आया था, है ना, 2 और 5 ही आया था ना, नहीं 2 और 3 आया था, ठीक है, ये आया था। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो इसका मतलब जिंट x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये तो इंटीजर्स लेने हैं इस इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से देखो क्या आएगा, 2 इंटीजर इंक्लूड कर सकते हो आप, 2 से इस साइड वाले लेने, 2 से लेफ्ट वाले इंटीजर सारे के सारे, 2 और उसके लेफ्ट, तो x कहां तक जा पाएगा, 3 तक जा पाएगा, 3 को टच नहीं करना है, 3 तक जाएगा, है ना। और इसने क्या बोला, 3 और 3 से बड़े सारे इंटीजर, यानी कि 3 को इंक्लूड करके सारे के सारे, है ना। तो इवेंचुअली ये कितना आ गया आपका, -∞ से इन्फिनिटी, पूरा का पूरा रियल नंबर आ गया, यहां से कोई तकलीफ ही नहीं है। चलो कुछ तो अच्छा आया अपने पास, लेकिन अब वापस से भाई इसको पकड़ते हैं, ये कराएगा वापस से मेहनत अपने से। तो वापस से मैं इसको x को फ्रैक्शनल पार्ट x को जिंट x में ब्रेक करके लिख रहा हूं, x प्लस 3 फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटर देन 1, और वापस से मैं जिंट x को मान रहा हूं n और फ्रैक्शनल पार्ट x को मान रहा हूं f, ठीक है। और तो अपने पास ही कितना आ जाएगा, कितना आएगा भैया, 3f ग्रेटर देन 1 माइनस n, ठीक है, यानी कि f ग्रेटर देन 1 - n/3, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो n की अलग अलग वैल्यू लेके देखें, तो n की वैल्यू सबसे पहले तो मैं क्या ले लूं, क्या ले लें भाई, n की वैल्यू सबसे पहले काम करते हैं 0 ले लें, 0, n की वैल्यू मैं सबसे पहले 0 ले लेता हूं, तो n की वैल्यू 0 लेता हूं तो f कितना आएगा, ग्रेटर देन 1/3, वर्क्स परफेक्टली। तो इसका मतलब n प्लस f कितना आ जाएगा, n प्लस f, तो n प्लस f आपका हो जाएगा अच्छा हाँ, ग्रेटर देन 1/3 आ रहा है, पर क्या कभी 1 से एक्सीड करेगा, नहीं करेगा, है ना, ये इसको भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो n प्लस f कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 1/3 से 1,
n की वैल्यू देखो 1 लेऊंगा तो कोई दिक्कत आएगी क्या? लेके देखें, n की वैल्यू 1 लूं तो मुझे कितना मिल रहा है? f n की वैल्यू 1 लेते ही 0 मिल रहा है, f ग्रेटर देन 0 है ना, और 1 तक जाएगा, बिल्कुल सही है। तो n प्लस f कितना आ जाएगा? x आपका आ गया कितना? n प्लस f करने से जो सब जगह n ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 0 से 2, नहीं ये आ जाएगा 1 से 2, ठीक है। अच्छा, और n की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगा तो नेगेटिव जाने लग जाएगा, है ना। तो थोड़ा कुछ अच्छा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो भाई फिर अब क्या करने का है अपने को आगे? कोई नेगेटिव नंबर ले लें, n की वैल्यू -1 ले लेते हैं। -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0, यानी कि f ग्रेटर देन 0, और f 0 से 1 में हो जाएगा फिर। तो n प्लस f के बारे में क्या ख्याल है? x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना इस बार, है ना। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। तो -1 लेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि f ग्रेटर देन 2/3 और लेस देन 1, यानी कि n प्लस f कितना हो जाएगा उस केस में? -1 ऐड कर दूं अगर मैं, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका 1/3 से 0 से 1/3, 0 से 1/3, ठीक है। -1 लेने से आपका कितना आ गया? 0 से 1/3, सही कर रहे हैं ना अपन? एक बार चेक कर लें, कुछ गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। 0 से 1/3, नहीं नहीं, यही गड़बड़ कर दी ना। देखो, जब मैं -1 ऐड कर रहा हूं इसमें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा, तो मतलब -1/3 से 0, अब सही है, ठीक है। अब n इक्वल टू -2 लेके देखो, अगर मैं -2 लेता हूं तो ये कितना बनेगा? इधर आ जाएगा f ग्रेटर देन 1, जो कि कभी नहीं हो सकता। अब मैं n इक्वल टू एक बार 2 लेके देखता हूं, तो अगर मैं 2 लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? n f ग्रेटर देन -1/3, जो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि f तो होता ही है ना -1/3 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होता ही है। तो इसका मतलब मैं f यहाँ पे क्या ले लूंगा? 0 से 1 में ले लूंगा, तो यानी कि n प्लस f, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ये आ जाएगी 2 से 3। सिमिलरली n की वैल्यू जब मैं 3 से लूंगा तो वो क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे 2 को इंक्लूड करवा दे जरा, ठीक है। हाँ, सिमिलरली n की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 से 4, 4 लूंगा तो 4 से 5, 5 से 6, ऐसे करके आता चला जाएगा। मतलब मैं अगर पॉजिटिव n लूंगा तो कुल मिला के मेरे पास फॉर पॉजिटिव n मेरे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक बार नंबर लाइन में बना लेते हैं अब इसको। तो भाई काफी बड़ा सवाल हो गया, ठीक है, वो फाइनली ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो -1/3 है, एक 0 है, एक 1/3 है, और एक 1 है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या इंटरवल आए थे? एक तो आ गया था -1/3 से 0, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल वाली कंडीशन से। एक तो आया था क्या क्या आया था भाई? एक तो 1/3 से 1, ठीक है, और एक क्या आया था अपने पास? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये कंडीशन भी आई थी अपने पास, ठीक है। और लॉग वाली कंडीशन को सॉल्व करने से हमें मिला था रियल नंबर। अब ऑब्वियसली बात है, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो मुझे लगता नहीं कि नंबर लाइन बनाने की जरूरत भी है, तो ऑब्वियसली बात है इंटरसेक्शन यही आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, एक बार दोबारा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए से बी में इंजेक्टिव मैप बनाना है जहां पे आई आई पे ना जाए, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल मैप्स बना ले। टोटल मैप कितने बनेंगे भाई? 1 के पास जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 6, 2 के पास 5, 3 के पास 4, और 4 के पास 3। तो इस हिसाब से देखेंगे 6 × 5 30, 3 4 12, यानी कि 360 ऐसे मैप बना सकते हैं जो कि 1 1 रहेंगे। अब हमें इनमें से वो वाली पॉसिबिलिटीज हटानी है जहां पे 1 1 पे चला जाए, 2 2 पे चला जाए, ऐसे करके। तो एक काम करते हैं, एक को कोई किसी को फिक्स कर देते हैं, यानी कि भाई 1 1 पे जा रहा है या 2 2 पे जा रहा है, ऐसे करके फिक्स कर देते हैं। तो चारों में से कोई एक चुन लेते हैं जो खुद पे मैप करेगा, और बाकी नंबर्स को मैप कराते हैं। जैसे कि मान लो 1 1 पे चला गया तो 2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी? 2 5 4 और 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4 × 5 × 4 × 3,
तो यानी कि ये कितना आ गया, 240 आ गया। ठीक है, अब पता है दिक्कत क्या है यहाँ पे, जब मैंने 1 को फिक्स करके एक को एक पे भेजा, तो देखो जब मैंने एक एक पे गया, तो ऐसे में जब नीचे वाले अरेंज हो रहे होंगे, तो जब दो दो पे गया होगा, ये वाला केस भी हट गया। ठीक है, हट गया। और जब मैंने 2 को फिक्स किया होगा, दो दो पे जा रहा होगा, और किसी केस में एक भी एक को गया होगा, है ना, तो ये भी केस हट गया। मतलब सेम केस 2 बार हट गया। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही काफी सारे केसेस है जो बार बार हट गए इसके अंदर से। तो एक काम करते हैं, अपन 2 को फिक्स करते हैं, ठीक है, और वो केसेस वापस मिला देते हैं इसके अंदर। यानी कि 2 4 में से कोई 2 चुनो, ठीक है, और बचे को अरेंज कर लेते हैं अपन। कैसे? 4 इंटू 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, अच्छा, तो अपने पास 6 आएगा ये। ठीक है, 24 इंटू 3 यानी कि 72 हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब मैं 3 को फिक्स कर लेता हूं। जब मैं 3 को फिक्स करूंगा तो 4C3, भाई 3 खुद पे जाएंगे। ठीक है, अब चौथा नंबर के पास कितनी पॉसिबिलिटीज है जाने के लिए? उसके पास है 3 पॉसिबिलिटीज, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12। ठीक है, और चारों फिक्स, मतलब चारों खुद पे ही चले जाए, तो एक तरीका। सही है। तो अब देखो बड़ी स्मार्टली इसको करेंगे ऐड। तो 360 में से 240 हटाया। अब 240 जब मैंने हटाया, तो भाई मल्टीपल बार हट गए सेम केसेस, तो इसलिए मैंने 72 वापस मिला दिए। ठीक है, अब 3 फिक्स वाले केस हटाए, तो अब 4 फिक्स वाले फिर से हट गए, तो ये 4 फिक्स वाले वापस डाल दो। तो इसको जब जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 181, यानी कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा।